अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल वहशत रक़्सम आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। सर में शदीद दर्द के बायस उसकी आंख खुली थी। सर को दोनों हाथों में थामते बेअख्तियार मुंह से सिसकी निकली, लेकिन हिम्मत करते हुए जैसे ही बेड से टेक लगाकर बैठी, अचानक से जहन में झमाका हुआ था। वो अपनी 2 साल की बेटी के साथ मार्केट आई थी। वापसी पर गाड़ी में खराबी की वजह से उनको रुकना पड़ा था। तभी एक नकाबपोश ने ड्राइवर के गाड़ी को चेक करने के लिए बाहर आया था, उसकी टांग पर गोली चला दी। दूसरी साइड पर आते गाड़ी को खोलने की कोशिश की थी। गाड़ी लॉक थी, इसलिए उसने शीशे पर फायर करते अपने पिस्तौल का रुख मेरी बेटी की तरफ किया। जल्दी से बाहर निकल वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा। धमकी सुनते मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। उसे अपने सीने से लगाते अपनी आगोश में छुपा लिया। जब उसने दूसरा शीशा भी तोड़ते मेरे सर पे वार किया। उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। जैसे जैसे सब याद आया अपनी बेटी को। आसपास ना पाते जिस्म से रूह प्रवास करने के दर पे थी। अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो। नहीं नहीं, खोलो दरवाज़ा खोलो प्लीज़, मुझे जाने दो। मेरी बेटी वापस कर दो मुझे, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। आंसू लगातार आंखों से बह रहे थे। मुझे जाने दो प्लीज़, खुदा का वास्ता है, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। मेरी बच्ची मुझे दे दो, खुदा का वास्ता है, खोलो दरवाज़ा। दरवाज़ा बजाते हाथों में दर्द होने लगा। जब 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और अंदर आने वाली शख्सियत को देखते आंखों पर यकीन नहीं आया। तुम गलीज इंसान, कहाँ है मेरी बेटी, बताओ मुझे। उसका गिरेबान पकड़ते उसे झंझोड़ कर सवाल किया। कहाँ है मेरी बेटी? वाह, इतना प्यार के 1 घंटा सब्र नहीं हुआ। होश में आते तुम्हें 5 मिनट हुए हैं और इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर ली। तो मेरी तकलीफ का क्या? हाँ, जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, उसका क्या है? कोई हिसाब तुम्हारे पास नहीं है ना? अपने बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ते वो कोई पागल ही लगा था। बताओ बताओ मुझे, तुम जानती थी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जानती थी ना? फिर क्यों किया ये सब? एक बार क्या, एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल आया? कैसे आता? मैं गरीब जो ठहरा और वो रईस ज़्यादा। खुद ही सवाल पूछते वो खुद ही जवाब देते। कहका लगाते सुर्ख आंखों से उसे घूरने लगा। छोड़ो सब बातों को छोड़ो, तुम माफ़ी मांगो, मैं माफ़ कर दूंगा। फिर हम शादी करेंगे, ठीक है ना? बस मैं और तुम और मैं, हमारे दरमियान और कोई नहीं होगा, ठीक है ना? देखो, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। मेरी मोहब्बत सच्ची है, तुम जानती हो तुम। प्लीज़ रहम करो मुझ पर। रोते हुए उसके कदमों में गिर पड़ा था। प्लीज़ मुझे जाने दो। मुझे पता है तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। मैं ईमान लाती हूँ तुम्हारी मोहब्बत पर, लेकिन तुम जानते हो वो मजबूरी थी। मैं नहीं कर सकती तुम्हारे लिए कुछ भी। भूल जाओ सब, मैं भूल गई हूँ। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। तुम अपना ज़र्फ बड़ा करो और भूल जाओ मुझे। मैं अब किसी और की अमानत हूँ। मैं नहीं कर सकती, मेरी बच्ची है, मैं नहीं कर सकती। माफ़ कर दो मुझे। जाने दो, मेरी बच्ची रो रही होगी, नहीं रो रही होगी, वो अपने बाप के पास है और तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। और तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ नहीं देखूंगा, क्या सही है क्या गलत मुझे कुछ नहीं पता। तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? सिर्फ आंखों से धार थे वो उसकी सांसें खुश्क कर गया था। जहां उसे सुकून हुआ था उसकी बेटी महफूज है, वहीं अब उसे अपने और अपने शौहर की अमानत का ख्याल आया था। और वो भी तो अमानत थी अपनी शौहर की। अगर आज कुछ गलत नहीं नहीं, देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, मत करो ऐसा। तुम ऐसे तो नहीं थे, कभी तुम औरत की इज्जत करने वाले थे ना, और अब भी हो। तो तुम मेरे साथ कुछ गलत कैसे कर सकते हो? मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज मुझे जाने दो। जाने दो, मैं जाने दो। हम्म, ना होने वाली बेगम, ऐसा अब मुमकिन नहीं। तुम मेरे सामने हो, करीब हो, तो मैं पागल तो नहीं हूँ जो तुम्हें जाने दूं। और तुमने सुना होगा प्यार और जंग में सब जायज़ है। अगर मुझे तुम्हें पाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। और तुम प्लीज़ रोना बंद करो, मुझे तकलीफ हो रही है। देखो अब जो होगा उसके बाद हम एक होंगे। अगवाशुदा लड़की से कौन शादी करता है भला? और लड़की जब शादीशुदा हो तो यकीन भी कोई नहीं करता। तुम्हारा वो शौहर भी नहीं रखेगा, तुम्हें तलाक दे देगा। फिर तो तुम्हें मेरा ही होना होगा ना, है ना? देखो मैं गरीब था लेकिन अब नहीं हूँ। अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है। किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें सारी सहूलियात मुहैया कर सकूं। तो देखो सब है मेरे पास, पैसा, दौलत, शोहरत भी। बकवास बंद करो अपनी। तुम जानते हो मुझे दौलत से कोई सरोकार नहीं। तुम जानते हो मैं मजबूर थी, लेकिन अब मैं मजबूर नहीं हूँ। अब मैं पसंद करती हूँ उसे। वो मेरा शौहर है, हमारी एक बच्ची है। तुम्हें खुदा का वास्ता है, जाने दो मुझे। तुम तुम झूठ कह रही हो, है ना? तुम्हें नहीं पता इससे मोहब्बत नहीं है ना, मोहब्बत उससे। सवाल पूछते वो कोई पागल नफसियाती ही लग रहा था उसे। लेकिन इस वक्त वो उसे कोई भी उम्मीद की किरण नहीं थमाना चाहती थी। ये सच था कि वो अमानत थी किसी की, बीवी है वो उसकी। उसकी एक प्यारी सी बेटी है, तो वो क्यों भला उम्मीद का कोई सिरा उसके हाथ पकड़ाती? बेहतर था एक बार में ही उसे हकीकत का आईना दिखा दे। तुम पागल हो चुके हो। आंखें खोलो और सच्चाई को मानने की ताकत जुटाओ। अब मैं
अब तुम्हारी दसरस में नहीं हूँ, किसी और की हूँ। गलत गलत कह रही हो तुम, मेरे पास मेरे सामने हो तुम तो मेरी दसरस में हुई ना। अच्छा हुआ जो बता दिया तुमने, अब मुझे आसानी रहेगी, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम जरूर बनाऊंगा। उसकी तरफ बढ़ते एक जोर का थप्पड़ उसके दाएं रुखसार पर मारा था कि वो बेड की पाइंती से जा टकराई थी। सर में शदीद दर्द की लहरें उठी थीं। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, जब अगले ही लम्हे उसने उसे बाजू से पकड़कर उठाया था। क्या? हाँ, क्या सोचकर तुमने उससे मोहब्बत की? क्या सोचकर बताओ मुझे। तुम्हें लगा तुम मुझसे ये सब कहोगी तो तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो कोई रुकावट भी नहीं आएगी बीच। पहले जो थोड़ा तुम्हारा एहसास था ना, अब वो भी नहीं। अब देखो मैं करता क्या हूँ तुम्हारे साथ। एक ही झटके में उसे बेड पर धकेलते, वो सुर्ख आंखों से घूरते उसे देख रहा था, जो अब रोते और माफी के लिए गिड़गिड़ाते हुए बेड के दूसरी साइड से जल्दी से नीचे उतरी थी और दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। इससे पहले वो बाहर जाती, उसने उसे बाजू से पकड़ते पीछे की तरफ धक्का दिया था। एक बार फिर वो जमीन बोस हुई थी। बिखरे बाल, दुपट्टा खींचा तानी में जमीन पर एक तरफ पड़ा हुआ था, जैसे उसने रोने की शिद्दत से सुर्ख सोची हुई आंखों में खौफ लिए रोते हुए अपने आप को इस दुपट्टे से छुपाने की कोशिश की थी। उसकी हालत काबिले रहम थी। एक लम्हे के लिए उसे तरस आया था, लेकिन सिर्फ जल्दी चलो, आज तो बहुत देर हो गई। तपती धूप में सर पर साया किए अपनी दोस्त अनुषा से मुखातिब हुई गादा। यार आराम से चलना, आंटी को बता देंगे लाइब्रेरी की सेटिंग में हेल्प की वजह से लेट हुए हैं। यार तुम समझ नहीं रही हो, अम्मी तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन वो पड़ोस की खाला है ना, उसका पता नहीं क्या बैर है मुझसे, वो नहीं बख्शेंगी। चुन चुन कर तंज करती हैं, लड़की जात है ना पढ़ाओ। ये वो बाबा बहुत अच्छी हैं, लेकिन हैं तो वो मर्द ना। वो कभी कभी सोचो में पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। वालिदैन ने अपनी अगर औलाद की परवरिश अच्छी की है तो उनका थोड़ा इत्तेमाद उन पर भी करना चाहिए। औलाद को अपना दोस्त बनाकर रखना चाहिए, ताकि अगर कोई मसाइब अगर दरवाजे पर दस्तक दें तो वो खुद अपने बच्चों की ढाल बन जाए। और माँ बाप से ज़्यादा भला कोई सोच सकता है अपने बच्चों का। लेकिन हम पठान हैं, हमारे लिए इज्जत सबसे पहले है, फिर चाहे इस इज्जत को बचाने के लिए हमें अपनी बेटी किसी बूढ़े को ही क्यों ना देनी पड़े। हम एक बार नहीं सोचते उसके मुस्तकबिल का। बाबा तो वैसे भी सोचते हैं कि उनकी 2 बेटियां हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं, लेकिन बेटे की चाहत किसे नहीं होती। अब वो चाहते हैं हम इज्जत से रुखसत हो जाए। आप ही का तो वो सोच रहे हैं कि चटमंगनी पट ब्याह कर देंगे। कभी तो लगता है हम लड़कियां सब पर बोझ हैं। अपने घर में भी बचपन से यही पढ़ाया जाता है, अपने घर जाकर शौक पूरे कर लेना, और अगले घर जाकर सुनना पड़ता है अपने घर से शौक पूरे करके आना था। तो इसका मतलब तो यही हुआ हमारा कोई घर है ही नहीं। मैं ना शुक्री नहीं करती ना बुरा सोचती हूँ, लेकिन ये माशरे की एक तल्ख हकीकत है जिसका सामना बस हमें ही करना पड़ता है। खैर तुम्हें तो पता ही है, मैं बचपन की मंग हूँ बादल शेर खान की। वो अच्छे हैं, मुझे पसंद करते हैं, ये अम्मी ने मुझे बताया है। लेकिन जैसी वो पड़ोस की खाला है, अगर फूफो को 2 बातें लगा दी ना, उसने तो शादी तो मेरी इसी वक्त कर दी जानी है, लेकिन तंज सारी जिंदगी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और बादल तो हैं भी गुस्से वाले, मुझ पर ना सही, लेकिन मैंने उनको देखा है, कहीं ना उनकी कहीं कोई नहीं टालता। यार तुम लोगों के भी रवाज अलग हैं, इस लिहाज से हम पंजाबी ही सही हैं। मस्त मौज वाली जिंदगी है हमारी, लेकिन सांसें हमारी खतरनाक होती हैं। अब ये तो तुम रहने ही दो अनुषा बीबी। मुझे पता है अगर बंदा खुद अच्छा हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं भी किसी को मौका नहीं देने वाली कि कोई मेरी जात पर उंगली उठाए। वैसे ये भी मेरी दुआ है बादल जीजू अपने नाम की तरह ही हमेशा तुम पर अपना प्यार, मोहब्बत, चाहत, शिद्दत और घना साया किए, तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे जिस पर तुम्हारा हक है। बस अब तुम बस करो, घर आ गया है, मैं चलती हूँ। कल कॉलेज में मुलाकात होगी, वैसे भी पेपर तो खत्म हो गए। अब ये 2-4 दिन हमने फेयरवेल की तैयारी ही करनी है। चलो ठीक है, कल मुलाकात होगी, अंदर जाओ, वो आंटी तुम्हें ही घूर रही हैं और साथ मुझे भी। तुम सुधर जाओ, उन्होंने सुन लिया ना, मेरी शामत आ जानी है। चलो अल्लाह हाफिज। करमान खान एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी शादी अपने बचपन की मंगुल से हुई थी। उनकी ज़वाजी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर बसर हो रही थी। अल्लाह ने इन्हें 2 बेटियों यानी अपनी रहमतों से नवाजा था, तो कुफरान नेमत क्यों ठहरते। वो अल्लाह की रज़ा में खुश थे। उनकी एक बहन थी पिस्ता खातून, जिनका रिश्ता गांव में हुआ था। उनके शौहर की अपनी थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर काश्तकारी करते और गुजर बसर हो जाती थी। चूँकि दिल शेर खान को अपनी बेगम पिस्ता से बहुत मोहब्बत थी, तो सिर्फ औलाद की गर्ज से दूसरी शादी उनको गवारा नहीं थी। और शायद यही उनकी बात अल्लाह को पसंद आ गई थी। और शादी के 6 साल बाद, बहुत मन्नत मरादों बाद, उनके यहाँ बादल शेर खान की पैदाइश हुई थी। और तभी पिस्ता खातून ने अपने भाई की छोटी बेटी गादा का हाथ मांग लिया था। एक पल को करमान खान चुप हुए थे कि गादा तो अभी 1 साल की थी, जबकि मारलेन 3 साल की थी। लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो गए कि बादल भी तो छोटा ही है। गादा से पठानों में रवाज है, लड़की छोटी ही होनी चाहिए, मर्द चाहे 15 साल भी बड़ा क्यों ना हो। अब उनको मारलैन के रिश्ते की फिक्र थी। इनकी नज़र में 24 साल बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र थी, और इस वक्त तक तो बच्चे भी हो जाने चाहिए थे। इसी सिलसिले में आजकल रिश्ता करवाने के लिए हीर खाला, रिश्ते करवाने वाली खाला, घर के चक्कर काट रही थी। वो गांव की रहने वाली थी और किसी के घर में कब क्या हो उनको हर बात की खबर होती।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, मैं आ गई। गादा ने मोहब्बत से अपनी माँ के गले में बाजू डाले थे और मोहब्बत से उनके दोनों गाल चूम लिए। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा आज इतनी देर से क्यों आया है? अपने बाबा को जानती हो ना, उनका बस चले तो मार लेने से पहले तुम्हें रुखसत कर दें। ओहो, ऐसा कुछ नहीं होगा प्यारी अम्मी जान, मुझे बाबा को मनाना आता है। मुझे बहुत भूख लगी है, खाना तो दे दें। वैसे क्या पका है आज? तुम मुँह हाथ धो, अब मैं अपनी जान के लिए खाना लगाती हूँ। आज कद्दू शरीफ पके हैं, भाई आपके अब्बा की पसंदीदा सब्जी। आप जानती हैं ना, कद्दू शरीफ मुझे भी बेहद पसंद है। मैं अभी फ्रेश होकर आई। आप ही कहाँ हैं आप? अरे यहीं हूँ, सांस तो लो, तुम तो आते ही शुरू हो जाती हो। आप ही मैंने क्या किया है? मैं तो मासूम सी बहन हूँ ना आपकी। मारलैन के गले लगते उसे बेहद प्यार आया था अपनी आप ही पर, जो कि नरम दिल और कमगो थी। मैट्रिक करते ही अब्बा ने उसे घर बिठा दिया था। अपने पापा के फैसले पर उसने भी सर झुका दिया था, आगे से उफ तक न की थी, जबकि उसे पढ़ने की चाहत थी। लेकिन गादा की बात जब वो जिद पर अड़ी तो मारलैन ने भी बाबा के सामने उसका साथ दिया था। चूंकि मारलैन उनकी पहली औलाद थी और जिंदगी में पहली बार उसने दरख्वास्त की थी कि वो भी अपनी बहन की खुशी के लिए, तो बाबा को भी मानना ही पड़ा। उसकी ही बदौलत अब गादा की मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल हुई थी। अब उसका इरादा जॉब करने का था, मगर घर के हालात सही थे। करमान ट्रक ड्राइवर था, अच्छा कमा लेता था, लेकिन अभी मारलैन की शादी होनी थी, उसका जहेज बनाना था और उसे अपने पापा के लिए भी तो कुछ करना ही था। इसलिए वो सोच चुकी थी। फेयरवेल के बाद वो पापा को जॉब के लिए जरा ध्यान से, अलीशेर ये जमीन कुछ अरसे से ऐसे ही बंजर पड़ी थी, अब अगर इसको फसल के काबिल बनाना है तो मट्टी नरम करनी पड़ेगी। और इस जमीन को देखकर लग रहा है इस पर मेहनत की काफी जरूरत है, लेकिन ख्याल से काम करना है। एक ही दिन में सब खत्म करने के चक्कर में बीमार पड़ गए तो बीवी बच्चों वाले हो, उनको खिलाओगे क्या? तो मेरे भाई मेहनत करनी है, लेकिन अपने हवासों पर भी काबू हमें ही रखना है। बादल भाई, बिल्कुल आपकी बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन आप अपनी ज़मीन को छोड़कर यहाँ इस ज़मीन पर मेरी मदद के लिए आए हैं, तो मैं चाहता हूँ जल्द अज जल्द ये काम पूरा हो जाए। और फसल भी बस तैयार ही है, कुछ ही दिन है, तब तक इंशाल्लाह ये ज़मीन भी गुजारे लायक हो ही जाएगी। बात तो सही है, लेकिन फिर भी ख्याल से करो। मैं ज़रा पानी का रुख इस तरफ बनाता हूँ, मट्टी नरम होगी तो आसानी रहेगी और ये काम इस वक्त पानी कर सकता है। शाम तक लगातार मेहनत और मुशक्क़त से वो कामयाब हुए थे आज का अपने काम का टारगेट पूरा करने में। चलो अलीशेर, मैं ज़रा अब ज़मीन का आखिरी चक्कर लगाते घर रवाना होता हूँ। अम्मा जान राह तक रही होंगी अपने शहजादे की। बहुत शुक्रिया बादल भाई, अब ये शुक्रिया वगैरह बंद करो और काम समेट कर तुम भी घर की राह लो। बादल ने बीए किया हुआ था, वो भी पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी इसीलिए नहीं दिखाई क्योंकि इससे पता था कि काम उसने खेतों में ही करना था, तो फिर इतना पढ़ने का फ़ायदा। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी के लिए कोर्स इसने किया हुआ था, ये भी उसकी माँ की ख्वाहिश थी कि उनकी होने वाली बहू पढ़ लिख रही है तो अपने बेटे को भी थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ा लिखा ले, ताकि कल को कोई जो बेजोड़ ना कहे। बादल शेर खान अपने बाप से बिल्कुल अलग मिजाज का था। दिल शेर खान गुस्से वाले थे, असूल के पक्के। अगर वो कोई काम करते तो पूरी जिम्मेदारी से उसे पूरा करते, अगर किसी की मदद करनी पड़ जाती तो अपना काम खत्म करके उनके मसाइल को हल करते। उनका मानना था कि अगर हम अपना काम ही वक्त पर नहीं कर सके तो किसी और की क्या खाक मदद करेंगे। जबकि बादल खान खुश मिजाज और नरम गू था। उसका मानना था कि अगर काम के दौरान कोई मदद मांगे तो उसकी मदद पहले की जाए। यकीनन अगर उसको अशद ज़रूरत ना पड़ती तो कोई कौन मदद मांगने आता इस वक्त जब आप अपना काम कर रहे हो। अगर अल्लाह ने हमें मदद करने वालों में से चुना है तो जितनी जल्दी हम मदद करके अगले को इस परेशानी से निजात दिला दें उतना बेहतर है। बाप बेटा दोनों ही मदद करने के हक में रहते, लेकिन बस सोच और असूल दोनों के एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। अब आज इसी टॉपिक पर उसकी क्लास होनी थी अपने बाबा जान के हाथों। वो जानता था, लेकिन वो दिल से मुतमईन था और माँ की सपोर्ट भी हासिल थी, तो ये इत्मीनान तो बनता था। इन्हीं सोचों में वो घर में दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान, कैसी हैं मेरी प्यारी जान? माँ को प्यार करते पूरे घर पर नजर दौड़ाई थी। वालेकुम सलाम, मेरा शेर बच्चा आ गया, देख तो कितना पसीना आया हुआ है। अपने दुपट्टे के पल्लू से उसका पसीना साफ करते उसका माथा चूम लिया था। ये जिन नजरों से तू एतराफ में देख रहा है ना, मैं खूब समझती हूँ क्यों बाप को तंग करता है। फिर कुछ करके आया है ना तू? अरे नहीं मेरी प्यारी अम्मा, आप जानती है ना वो अली शेर है ना जिसकी ज़मीन यहीं पास में। वो ज़मीन असल में उसके चचा साहब की थी जिस पर वो काम करता था और रोजी रोटी कमाता था। अब वो उन्होंने उससे ले ली तो उसने सस्ते में वो गांव की आखिर वाली ज़मीन खरीद ली और मिल भी नहीं रही थी, ये भी गनीमत के मिल गई तो उसके साथ ही था। अब इस ज़मीन को अगर काश्तकारी के काबिल बनाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना, लेकिन मैं अपनी ज़मीन से भी होकर आया हूँ। हाय मेरे बच्चे में सदके, तू तो मेरी आंखों की ठंडक है, बहुत अच्छा काम किया तूने। चल अब मुंह हाथ धोकर आ, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, और अगर खाना ख़त्म हो जाए तो इस नवाब का दिमाग ही पका देना। मुझे पीछे से अपने बाबा जान की आवाज़ सुनते बादल ने ज़ुबान दांतों में दबाई, मतलब शामत आ गई थी अब। आय हाय क्या हो गया आपको, ऐसी बातें तो ना करें। तो और क्या करूं, तुम ही बता दो आज मुझे।
ये साहबजादे तैयार फसल को छोड़कर सैर सपाटों पर निकले हुए थे। अगर मैं वक्त पर ना जाता तो फसल खराब हो जानी थी। आपको पता भी है, लोग हसद करते हैं कि हमारी फसल अच्छी आती है। अब वो अल्लाह की बरकत है, लेकिन ये बात किस किस को समझाऊं? अपने इस नालायक को समझा दे आप अपनी जुबान में, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी मैं समझा दूंगी, और तुम जाकर मुंह हाथ धोकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। बादल और पिस्ता बेगम इस वक्त खामोशी रहे थे। जानते थे अगर कुछ बोले तो मजीद अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लेना था उसके बाबा ने। लेकिन पिस्ता बेगम ने सोच लिया था वो बाद में इत्मीनान से उनको सारी बात बताएगी। काम की वजह से बस उनको गुस्सा आ जाता था। कभी कभी बादल तो सवाल जवाब करता नहीं था, बस खामोशी से डांट सुन ली और माफी मांग ली। वो अलग बात थी कि अपने असूलों से फिरता वो भी नहीं था। कुछ दिनों बाद पढ़ाई से फारिग होने वाली है, तो सोच रही हूँ कि उसके लिए कपड़े वगैरह ले जाऊं। आप भी वक्त निकाल लीजिएगा। और तुम भी बादल। माँ की बात सुनते वो और भी वादा के जिक्र पर तो बादल की खुशी उसके चेहरे से आया थी। बचपन से जिसके साथ खुद का नाम सुनता वो आया था, तो उससे मोहब्बत क्यों ना होती उसे। जी अम्मा जान, मैं तो तैयार हूँ, बस दिन बता दे मुझे। अपने बाबा की तरफ नजर पड़ते ही उसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। अच्छा अम्मा जान, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, आपको बाजार जाना हो तो मुझे बता देना। उसने वहां से खिसकने में ही आफिया जानी थी। ना ऐसा देखा करें गुस्से से, मेरा एक ही तो बेटा है, और वैसे भी उसकी मंग है वहां। अब उसकी बात होगी तो खुश तो होगी ना। बेगम आप भी ना बात को कहां से कहां ले जाती हैं। मुझे कोई एतराज है इसके जाने पे? मैं तो उसके यूं अपने बाप के सामने बेशर्मों की तरह मंग का नाम सुनते अताउलेपन पे घुर रहा था। वैसे बाबा, मुझे पता था आप नाराज नहीं होंगे, इसलिए मैं दरवाजे के पीछे ही खड़ा था। अम्मा जान और बाबा जान तो हैरान नजरों से अपने सपूत के कारनामे पर उसे देखकर रह गए, जो चोरी छुपे उनकी बातें सुन रहा था। बाबा ने तो नजरों से बेगम को कह भी दिया कि देख लो अपने लाडले के काम। वैसे बाबा, आई लव यू। बाप के घूर कर देखने पर वो फौरन उर्दू में तर्जुमा किया था, मतलब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बादल के अचानक से सफाई देने पर और प्यार का इजहार करने पर उसके बाबा के चेहरे की रौनक बढ़ गई थी। सिरों खून बढ़ गया था। बाबा ने बेसाख्ता अपनी बाहें वाह की थी, जिसमें बादल आ समाया था। हम भी बहुत प्यार करते हैं तुमसे। वो ऐसे ही थे, दिल में कुछ भी नहीं रखते थे, पल में तोला पल में माशा। बस अब कुछ संजीदगी लाओ खुद में, कल तो तुम्हारी शादी भी करनी है। बाबा मैं तो संजीदा हूँ, आपने कभी गौर ही नहीं किया। चले अब जल्दी से शादी कर दे मेरी, तुम नहीं सुधरोगे। देख लो बेगम, मेरा शेर काफी बदमाश हो गया है, लेकिन बेटा जी शादी के बाद अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं। इन बाप बेटे के ऐसा हंसते देख पिस्ता बेगम ने दिल से उनकी दायमी खुशियों की दुआ की थी। लेकिन वक्त आगे क्या क्या दिखाने वाला था, इन सब से अनजान वो आज अपने आप में खुश थे। सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, सब लोग प्लीज बी केयरफुल। सामने से अपने बॉस जावियार हारिब शाह को आते देख सबके मुंह बंद हो चुके थे। सब काम में इस तरह मसरूफ हो गए जैसे अब उनकी गर्दनें ऊपर उठी तो टूट जाएंगी। मजीद साहब जो कि सेक्रेटरी के ओहदे पे फाइज, वो अपने बॉस के हमकदम होने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपनी उम्र की वजह से नाकाम हो रहे थे। ये मंजर एक मल्टीनेशनल कंपनी का था, जहां जावियार हारिब शाह खुद तो एक मशीन की तरह काम करता था, जबकि लोगों को भी रोबोट ही बना दिया था। सुबह शाम बस काम काम काम, और उसकी मेहनत की बदौलत आज उनकी कंपनी नंबर 1 पर थी। हारिब शाह की सोची समझी साजिश के तहत हुई मौत के बाद उनके मुखालफिन का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था। लेकिन 18 साल की उम्र में जावियार ने उनका बिजनेस संभाला था। उसके बाबा तो पहले ही अपने बेटे को एक कामयाब बिजनेसमैन देखना चाहते थे, इसलिए उसे शुरू से ही बिजनेस के बारे में बहुत सी अहम बातें बताया करते थे। लेकिन वो बात अलग थी कि जावियार को गाने का शौक था, वो सिंगर बनना चाहता था। लेकिन किस्मत के आगे किसका जोर चला है। वो जो ऐसे ही अपने बाबा का दिल रखने के लिए उनकी बातें सुनता था, उसे क्या पता था एक दिन उसे अपना सपना भूलकर ये सब करना पड़ेगा। लेकिन वो इन सब में इस हद तक चला जाएगा कि उसे अपना भी होश नहीं रहेगा। ये किसी ने नहीं सोचा था। इंशरा बेगम तो अपने बेटे को इस तरह दिन रात काम में मसरूफ देख अक्सर अफसरदा हो जाती। जिंदगी इतनी सी उम्र में क्या क्या काम करवाती है इंसान से। पिछले 12 साल से यही सब चल रहा था, लेकिन अब वो चाहती थी कि उनका बेटा घर बसाए, उसके बच्चों से उनका आंगन भी चहके, और अब वो किसी की भी कोई बात नहीं सुनने वाली थी। अगर वो उसकी सारी बातें मानती तो अपनी मनवाना भी जानती थी। इस सिलसिले में वो ऑफिस का भी एक चक्कर लगाना चाहती थी, क्या पता ऑफिस में ही उनको कोई उनकी बहू मिल जाए। मजीद साहब, अब आप रिटायरमेंट ले लें और मेरे लिए एक सेक्रेटरी का इश्तिहार लगवा दें। आपकी पेंशन आपको मिलती रहेगी। वैसे भी अब आपके आराम के दिन हैं। नहीं सर, मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगा। ना ही आप ठीक हैं और ना ही आप कर सकते हैं काम, इसलिए अब आप जा सकते हैं। मेरी आज की मीटिंग्स हो चुकी हैं, अब कोई भी आए तो कह दीजिएगा मैं मसरूफ़ हूँ, कुछ देर रेस्ट करूँगा अब। ओके सर, मैं आपके लिए कॉफ़ी भिजवाता हूँ। जावियार ने बेसख्ता अपने दुखते सर को दबाया था और अंदर मौजूद रेस्ट रूम का रुख किया था। और इस वक्त उसे आराम की अशद ज़रूरत थी। सुबह 9 से अब शाम के 6 बज रहे थे और वो लगातार काम कर रहा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद कॉफ़ी पीते उसने अपना कोट उठाया और घर का रुख किया था। पता जो था कि उसकी जन्नत इंतज़ार कर रही होंगी, और वो दोनों ही तो सहारा थे एक दूसरे का।
अम्मी आपी, मेरे जूते कहाँ हैं? और ये कपड़ों के साथ स्कार्फ मैच नहीं कर रहा। आप कोई और दे दें। आपी, ये क्या, अभी तक नाश्ता नहीं बना? अपने बाल बनाते ही वो किचन में आकर मार्लेन के सर पर सवार हो चुकी थी। क्या हो गया है गुड़िया? अभी तो 7 बजे हैं और इंटरव्यू के लिए तो तुमने 8:30 पर निकलना है, तो आराम से बैठो, नाश्ता खत्म करो, सब काम हो जाएंगे, तुम परेशान मत हो, मैं देखती हूँ। आप ही, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पहला इंटरव्यू है और मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे, क्या क्या सवाल पूछेंगे। अरे कुछ नहीं होता, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो, बिल्कुल सुकून से नाश्ता करो। आज सुबह से गादा ने घर को सर पर उठाया हुआ था, कभी ये नहीं मिल रहा तो कभी वो नहीं। सही, बाबा की 1000 मिन्नतें करने के बाद उसको इजाज़त मिल गई थी नौकरी करने की, और ये भी तब मिली जब मार्लेन ने कहा था बाबा कर लेने दें इसे अपना शौक पूरा, शादी के बाद तो वैसे भी घर संभालना है, अब इतनी पढ़ाई की है तो थोड़ा सा फल उसे भी मिलना चाहिए मेहनत का। बादल ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था इस नौकरी पर, सबको तो यही लगता था, लेकिन वो अलग बात थी कि उसने गादा को मना किया था, लेकिन उसने प्यार मोहब्बत से बादल खान को मना ही लिया था। और बादल शाही ये सोचकर मान गया था कि शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करने देगा, अब चाहे तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले, बाद में घर और बच्चे ही देखने थे। फूफो ने थोड़ा शोर किया था, लेकिन अपने बेटे के आगे उनकी भी एक नहीं चली थी। इस तरह आज वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार थी। जाते हुए अम्मा और बाबा जान की दुआ ली थी। आप ही से मिलते हमेशा की तरह एक ही नसीहत मिली थी, आयतुल कुर्सी पढ़कर कदम रखना, अल्लाह कामयाब करेगा, और ख़ुद भी दुआएं पढ़कर फूंक दी। सबसे मिलती वो बादल की हमरा टैक्सी में सवार हुई थी। बादल ऑफिस की इमारत के बाहर उसे उतारकर वापस चला गया था, जबकि छोटा सा नोकिया का मोबाइल उसके हाथ में दे गया था। मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा लेने। गादा भी खामोशी से हाँ में सर हिला गई थी, जबकि वो मोहब्बत भरी एक नज़र उसके चेहरे पर डालकर वहां से वापसी के लिए रवाना हो गया था। उसे ज़मीन पर ना जाना होता तो सारा दिन यहीं बाहर बैठकर उसका इंतजार करता। बादल के जाते ही उसने एक नज़र सामने मौजूद शाह इंडस्ट्री की तरफ देखा था और अंदर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा लिए थे। अंदर कदम रखते ही उसका जोरदार तसादम हुआ था। सामने कोई बहुत ही डिसेंट सी शख्सियत लिए कोई खातून मौजूद थी, जो धक्का लगने की वजह से इससे पहले की गिरती। उसने सरहद से उनको पकड़ा था। आई एम रियली सॉरी मैम, वो मेरा ध्यान नहीं था, इस तरफ मेरी वजह से आपको लगी तो नहीं? एक बार फिर से माजरत, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। कोई बात नहीं बच्चे, आपको एहसास हो गया, यही काफ़ी है। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आराम से, मुझे कोई भी कहीं भी चोट नहीं लगी। आपने पकड़ तो लिया था ना मुझे, गलती का अज़ाला तो हो गया, इसलिए अब बार बार यूँ शर्मिंदा ना हो। उन्होंने अपनी नर्म तबीयत से फ़ौरन उसकी शर्मिंदगी को दूर करना चाहा था, लेकिन वो शायद घबरा गई थी, इसलिए बार बार माफ़ी तलब कर रही थी। आप एक काम करें, आए यहाँ बैठे आराम से, और आप पानी लेकर आएँ, इनके लिए बच्ची घबरा गई है। खालिद साहब मैनेजर को मुखातिब किया था, जिन्होंने फ़ौरन पानी का ग्लास उनके आगे किया था, जिसे थाम कर वो बिस्मिल्लाह पढ़ते थोड़ा सा पीकर वापस कर गई थी। अब वो कदरे बेहतर थी। आपको मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा, क्या आप यहाँ नहीं आई हैं? जी, आज मेरा इंटरव्यू था और आते ही ये सब वो कंफ्यूज सी उनको बता रही थी, जबकि इंशरा जान इस प्यारी सी लड़की का बगौर जायज़ा ले रही थी। उनको ये लड़की पसंद आई थी, उनका ऑफिस आने का मकसद कामयाब होता दिखाई दिया था। वो पिछले कुछ दिनों से रोज़ ही ऑफिस आ रही थी और ज़ावियार जानता था ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन वो चुप था। वो चाहता था उसकी मामा जो चाहती हैं वो करके अपना शौक पूरा कर लें, क्योंकि पसंद तो उनको कोई आनी नहीं थी, क्योंकि यहाँ सभी बहुत मॉडर्न लड़कियाँ थीं और उनको मॉडर्न के नाम पे ही बेहुदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन यहाँ शायद वो एक चीज़ भूल गए थे, किस्मत को जब किसी से मिलाना होता है तो बस एक लम्हा लगता है और दिलों में कैद होकर रह जाता है। जैसे इंशरा जान ने गादा को पहली ही नज़र में अपने ज़ावियार के लिए पसंद कर लिया था। अब किस्मत इनको कहाँ ले जाती है, इससे तो सभी अनजान थे। अच्छा, तो आप आज यहाँ हो रहे इंटरव्यू के लिए आई हैं, तो मेरी दुआ है कि आप सिलेक्ट हो जाएं। उन्होंने दिल से दुआ की थी और नज़रों ही नज़रों में खालिद साहब को इशारा भी कर दिया था, जिसे समझते वो भी सर हिला गए थे। लेकिन मैम, अभी मेरी वजह से आपको चोट लग सकती थी और इसके बावजूद आप मुझे दुआ दे रही हैं। अपनी हैरत को छुपाना तो उसने सीखा ही नहीं था, इसलिए मन में मचलता सवाल भी पूछ लिया था। जबकि उसकी सुनकर वो मुस्कुराई। ये सिर्फ एक हादसा था। अक्सर ऐसे हादसात का नतीजा बहुत खूबसूरत होता है। अगर ये हादसा ना पेश आता तो मैं आपसे कैसे मिलती, और अगर आपसे ना मिलती तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। इतनी प्यारी लड़की से बगैर मिले ही चली जाती। उन्होंने मैंने मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखा था। उसकी तो खाक पल्ले पड़ता, कुछ इसलिए खुशी दिली से मुस्कुरा दी। आप वाकई बहुत अच्छी हैं, जबकि मैंने तो सुन रखा था इतनी बड़ी कंपनी में सभी मगरूर होते हैं, लेकिन आप तो बहुत अच्छी हैं। आपसे मिलकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाम तो बताइए ज़रा, देखूं मैं। नाम पूछना ही भूल गई, क्या नाम है आपका, ताकि अगली बार जब आऊँ तो नाम तो याद रहे, वरना मिलूंगी कैसे आपसे। जी जी ज़रूर, मेरा नाम गादा है और मिल तो तभी पाऊंगी अगर ये नौकरी मिली तो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है आपका। वैसे नाम का मतलब क्या है? गादा का मतलब है खूबसूरत, हसीन। बिल्कुल, अपने नाम की तरह ही आप खुद भी प्यारी हैं।
किसी भी मेकअप से पाक बड़ी सी चादर जिसे उसने खुद को कवर किया हुआ था और साथ हिजाब लिया हुआ था, उनको वो बहुत ही मासूम सी लगी थी। उम्र में ज़ावियार से छोटी थी, लेकिन ये कोई वजह तो ना थी वो इनकार करता। उनको दिल से ये लड़की भाग गई थी और ये तो तय था अब ये जॉब उसकी ही थी। और ये जॉब ना मिलने की वजह से परेशान ना हो, ये नौकरी आपको ज़रूर मिलेगी। इतनी होनहार बच्ची हैं आपको तो बगैर इंटरव्यू के ही रख लेना चाहिए था। चले मैं अब चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे। लेकिन आपने तो बताया नहीं आप कौन है? आप इस वक्त जिस कंपनी में खड़ी हैं ना, ये मेरे मरहूम शौहर की है और जिनके लिए आप जॉब करने के लिए आई हैं वो मेरा बेटा है ज़ावियार हारिब शाह। और आप परेशान ना हो, यहाँ सब लोग ही अच्छे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उनके जाने के बाद भी वो उनकी शख्सियत में ही खोई हुई थी। इतनी बड़ी कंपनी की मालिक होने के बावजूद भी गरूर उनको छूकर नहीं गुजरा था। अगर वो खुद इतनी अच्छी थी तो वाकई उनका बेटा भी उनकी तरह होगा, ये सोचकर वो मुतमईन हुई थी। और यहाँ शायद गलत मुतमईन हुई थी वो। और फिर ऐसा ही हुआ था, उसका सरसरी सा इंटरव्यू लिया गया था जो कि खालिद साहब ने खुद दिया था और उसी वक्त सैलरी का बताकर उसे एक एग्रीमेंट पेपर पर दस्तखत लिए थे जिनमें साफ साफ लिखा था वो ये जॉब 1 साल से पहले नहीं छोड़ सकती, वरना इनको हर्जाने के तौर पर कंपनी को 1 लाख रुपए देने होंगे। और अगर 1 साल बाद जॉब छोड़ती हैं तो 1 महीना पहले कंपनी को आगाह करना होगा। जबकि तनख्वाह तो उसकी सोच से भी ज़्यादा थी, 1 महीने का 50,000। और नौकरी क्या थी, बस अपने बॉस के साथ रहना है और उनकी रूटीन को देखना है, उनके लिए कॉफ़ी वगैरह ये सब तो कुछ भी मुश्किल नहीं था उसके लिए। ये बस उसकी सोच ही थी, आगे क्या होना था ये तो वक्त ही बताने वाला था। वो खुशी खुशी बादल के साथ वापस आई थी। उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी कि इतनी आसानी से उसे इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी और वो भी इतनी अच्छी सैलरी पर। अब तो उनके सारे मसले ही हल हो जाने थे, ज़्यादा ना सही 1 साल ही सही, लेकिन वो ये नौकरी हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। ये उसकी आखिरी सोच थी। जबकि उसका खुशी से तमतमाता चेहरा देखते बादल के चेहरे पर भी बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। अगर आपकी मोहब्बत खुश हो तो उसको देखकर आपको जो खुशी मिलती है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। और यही हाल इस वक्त बादल शेर खान का था। वो खुश था अपनी ज़िंदगी को यूं खुश देखकर। घर जाकर गादा ने जो तूफान मचाया था, पहले तो सब बौखला ही गए थे, लेकिन जॉब लगने का और इतनी अच्छी सैलरी का सुनकर वाकई अम्मा ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया था। अब वो कोई परेशानी नहीं थी। अब आराम से वो मार्लेन की शादी की तैयारी कर सकती थी, क्योंकि उसके बाबा अब जल्द उसको रुखसत करना चाहते थे, जिसके लिए पहले तो उनको पैसों का इंतजाम करना था। लेकिन अब एक काम हो गया था, तो जो भी अच्छा रिश्ता मिलता वो शादी के लिए तारीख लेने वाले थे। जबकि दूसरी तरफ जब ज़ावियार को अपनी सेक्रेटरी रख लेने की खबर मिली तो वो हैरान रह गया था। ये सब कैसे हुआ और किसने रख ली? मैं यहाँ सुबह से 20 इंटरव्यू ले चुका हूँ, लेकिन कोई भी इस काबिल नहीं कि इसे नौकरी पर रखा जाए, और तुम कह रहे हो कि सेक्रेटरी फाइनल हो चुकी है। गुस्से से उसके दिमाग की रगें फूल गई थीं, चेहरा अलग सुर्ख हो रहा था। सर, इंशरा मैम यानी अपनी मॉम ने ही हमें ऑर्डर दिया है कि आपको बता दिया जाए, उन्होंने सेक्रेटरी रख ली है आपके लिए और वही ये जॉब करेगी। वरना क्या? हाँ वरना क्या? आंखें बंद करते उसने खुद को पुरसुकून किया था और हाथ के इशारे से खालिद साहब को जाने का कहा था। अब उसे लग रहा था कि उसने शायद पिछले सेक्रेटरी जो फारिग करके बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सज़ा अब उसे अपनी नई सेक्रेटरी की सूरत भुगतनी थी, जिसको उसकी मामा फाइनल कर गई थी। अपना पूरा दिन बर्बाद होने पर एक बार फिर उसे गुस्सा आया था और हाथ मारकर टेबल पर मौजूद सारी फाइल्स नीचे गिराते अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की थी, क्योंकि होना तो वही था जो मामा ने कह दिया था। इसलिए वो घर पर सुकून होकर जाना चाहता था। अब अगर कल वो भी देखना चाहता था उसकी मामा ने किसे और क्यों जॉब पर रखा था, जिसके लिए उसके सारे दिन की मेहनत बेकार गई। हालांकि सिलेक्ट उसने भी एक भी नहीं की थी। सारी इंटरव्यू से ज़्यादा उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर उसने यही सोचा था कि मेल सेक्रेटरी का दोबारा इंटरव्यू करेगा, लेकिन इससे पहले ही उसके लिए सेक्रेटरी सिलेक्ट हो चुकी थी। अब कल का सूरज किसके लिए क्या इम्तिहान लाने वाला था ये तो कल ही पता चलना था, लेकिन जो भी होना था ये तो किस्मत में तय था कि होने वाला कल नया धमाका ही था। अब किसके लिए धमाका था ये तो कल ही पता लगना था। सब्र कर जाओ लड़की, बहुत तंग करने लगी हो मुझे। गादा क्या हो गया है? आ रही हूँ मैं। या अल्लाह अपनी इस बंदी को सब्र दे जो ज़रा भी तुम में सब्र हो। कहीं नहीं चाहता ये मुआ कुल्फ़ी वाला। सो काम पड़े हैं, लेकिन महारानी को कुल्फ़ी खानी है, वरना खाना नहीं खाऊंगी। मेरा जो दिमाग खा लिया है इसका क्या? अम्मा जान प्लीज़ आप रुकें, इनकी बातें मुझसे करेंगी तो वो चले जाएंगे कुल्फ़ी वाले भाई। गादा ने बेचारा मुंह बनाकर दरख्वास्त की थी, चुप कर जाओ, अब मार खा लोगी मुझसे। इतनी बड़ी हो गई और अकल ज़रा नहीं है। अपने पापा को जानती हो ना, अगर इनको पता लग गया ना तुम्हारी वजह से दरवाजे में खड़ी हूँ तो मेरी जान ले लेंगे और बख्शेंगे तुम्हें भी नहीं। सब्र कर जाओ। साबरा का बेटा खड़ा था, उसको भेजा है कुल्फ़ी लेने, ज़रा जो तुम में सब्र हो। अच्छा ना, मुझे क्या पता था, अब मैं चुप हूँ। अब मेरा मुँह बस कौन खाने मतलब कुल्फ़ी खाने के लिए ही खुलेगा। या अल्लाह मुझे ही सब्र दे। और इसको होने वाले शौहर को भी इतनी बड़ी हो गई, आज नौकरी भी लग गई, लेकिन ये बचपना नहीं गया इसका।
गुलजान खुद से ही बुड़बुड़ाई जा रही थी। जैसे ही साबरा के बेटे ने कुल्फी पकड़ाई, उसको 10 रुपये बतौर इनाम पकड़ाकर प्यार से बालों में हाथ फेरा था और दरवाज़ा बंद करते अपनी आफत को घूरते कुल्फी उसके हवाले की थी। मैं पूछती हूँ है ही क्या इसमें, पता नहीं क्या क्या डालकर बनाते हैं, और कीमत देखो 60 रुपये। अम्मा जान ठीक है ना, अब मेरा दिल यही खाने को करता है तो मैं क्या करूं, और वैसे भी कल से मैंने इतना मसरूफ हो जाना है कि मुझे सांस लेने का भी वक्त नहीं मिलना, तो आज ऐश कर लेने दें। हाय हाय कैसी बातें कर रही है पागल कहीं की, तुझे क्यों सांस का मसला हो तेरे दुश्मनों को। अब तो तू चुप करके ये कुल्फी जल्दी खत्म कर, अब्बा आगे ना तेरे तो मेरी खैर नहीं। तुम्हें पता है ना घर की औरतें दरवाजे पर खड़ी अच्छी नहीं लगती तुम्हारे अब्बा को, इसलिए जल्दी से खाकर फेंक दो ये। शापर भी बाहर जाकर तैयारी करो कल की, और कल से नौकरी पर भी जाना है। जल्दी तो बड़ी थी नौकरी की, अब टिक टिक कर भी लेना, क्योंकि दूसरा मौका ना तेरे अब्बा ने देना है और ना ही बादल ने। इतना प्यारा मेरा बच्चा फौरन मान गया, और एक तुम हो नौकरी लग गई, और अब शाम के वक्त कुल्फी याद आ गई। खाली ना अब उठो, और नमाज का वक्त है, नमाज पढ़कर अपने कपड़े भी निकाल कर रख लो। मारलैन बेटा इसकी मदद करो, ये तो खुद कुछ करने से रही, पता नहीं कब अकल आएगी इसे। गुलजान खुद से ही बातें करती बावर्ची खाने में चली गई थी, जबकि मारलैन मुस्कुराकर अपनी बहन को देख रही थी जो छोटी मोटी शरारतें करते अम्मा जान का ध्यान बटा देती थी, वरना वो एक बार किसी सोच में या कोई परेशानी की बात हो जाती तो पूरा दिन ही खामोश रहती। अब भी वो रिश्ते की बाबत ही सोच रही थी। एक दो रिश्ते देखे थे लेकिन उनको वो सही नहीं लगे थे। लड़का तो शक्ल से ही बदमाश लगता था, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ाई। अब आज से नवाफिल पढ़ने शुरू किए थे ताकि कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए और उनकी परेशानी हल हो जाए। तुम नहीं सुधरना कभी, चलो नमाज अदा करें, फिर कल की तैयारी भी करनी है। अभी क्या तैयारी करनी है, बस कपड़े ही निकालने हैं, बाकी सब तो आज कर लिया ना। आज सुबह तो बड़ा शोर मचाया हुआ था, और अब देखो महारानी के नखरे की क्या तैयारी करनी। अरे आप नहीं समझती, आज तो सब तैयारी इसलिए थी कि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़े, और देखें सब अच्छा हो गया। ये सब उन मैम की वजह से हुआ, वो मुझे दोबारा मिली तो शुक्रिया ज़रूर अदा करूंगी। अच्छा बाबा मान लिया, अब चलो भी। दोनों ने नमाज अदा की थी, उसके बाद रात के खाने में माँ का हाथ बटाया था। गादा तो अपने बाबा को आज की रौदात सुना रही थी कि कैसे एक यंग लेडी ने उससे कितने प्यार से बात की थी। सब अमीर लोग खुद पसंद और बुरे नहीं होते, ये गादा के अल्फाज थे। कल ऑफिस जाने के बाद क्या उसके ये अल्फाज बदलने वाले थे, ये तो वक्त ही बताने वाला था। वो ऑफिस के वक्त से पहले ही वहां मौजूद थी। अभी 8:35 ही हुए थे। रिसेप्शन से अपनी मतलूबा जगह का पूछते वो भागते लिफ्ट की तरफ गई थी जो बस बंदी होने वाली थी। अपना पर्स लिफ्ट में देते उसने लिफ्ट का दरवाज़ा खोलते ही अंदर जाते सुख का सांस लिया था, और फौरन से खुद पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक ली थी, और फिर जितनी दुआएं उसे याद थी वो पढ़कर खुद पर और अपने आसपास फूंक रही थी। इस बेनियाज 2 आंखें हैरत से उसको दिख रही थीं। या तो वो पागल थी जो आसपास देखे बिना अंधाधुंध लिफ्ट में घुसी थी, ऊपर से अपने आप में मगन थी, या बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी। अपनी हैरत पर काबू पाते उसने अपना रुख सामने किया था, क्योंकि लिफ्ट रुक चुकी थी। बगैर किसी की तरफ देखे वो सीधा अपने कैबिन में दाखिल हुआ था। पीछे सब लोगों का अटका हुआ सांस बहाल हुआ था। सब अपने अपने कामों में मसरूफ हुए थे, जबकि वो खालिद साहब के ऑफिस रूम का पूछकर उनके पास गई थी। अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब ने नजरें उठाकर देखा था, और कल वाली लड़की को देखकर वो खुशदिली से जवाब देते उसे बैठने का इशारा किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप मिस गादा? उम्मीद है आपका पहला दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आप क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी? नहीं बहुत शुक्रिया, आप बस मुझे मेरा काम समझा दें, मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे सकता हूँ। काम तो असल आपको सर बताएंगे। सर के ऑफिस आने के फ़ौरन बाद आप उनके सामने मौजूद होंगी। उनके खाने से लेकर पूरे दिन की रिपोर्ट आप उनको देंगी। उनकी कब किसके साथ कहाँ मीटिंग है ये आप उनको बताएंगी। बाकी का काम आपको सर खुद बता देंगे। आइए मैं आपको सर से मिलवा देता हूँ। इतना प्रोटोकॉल भी गादा को सिर्फ उनकी मैडम की वजह से दिया जा रहा था, जिनकी वजह से उनको आज ये जॉब मिली थी, वरना बगैर एक्सपीरियंस के वो किसी को भी हायर नहीं कर सकते थे। लेकिन ऑर्डर ऊपर से था तो ये सब करना था। वैसे भी खालिद साहब नरम तबीयत के और खुशबू इंसान थे। दरवाज़ा नॉक करते वो गादा की हमरा ऑफिस में दाखिल हुए थे। गुड मॉर्निंग सर, ये हैं आपकी नई सेक्रेटरी मिस गादा, और मिस गादा ये हमारे बॉस हैं। सर मैंने इनको काम समझा दिया, तो सर मैं जाऊँ? एक गलत नज़र भी गादा की तरफ डाले उसने उनका हाथ के इशारे से जाने को कहा था, जिस पर फौरी तौर पर अमल किया गया था, जबकि वो अभी तक वैसे ही वहीं खड़ी थी। कम एंड सिट। लैपटॉप में मसरूफ उसने हाथ के इशारे से उसे बैठने को कहा था, और खुद एक आखिरी नज़र अपनी प्रेजेंटेशन पर डालते सरसरी सी नज़र ऊपर उठाई थी। लेकिन वो सरसरी सी नज़र कब हैरानगी में और उसके बाद गुस्से में बदली थी, वो जानना गादा के लिए वाकई मुश्किल था, बहुत मुश्किल। अपने बॉस की आंखों में गुस्सा देखते वो फौरन से खड़ी हो गई थी, जैसे सारी गलती ही उसकी ही हो। तुम्हें मामा ने जॉब पे रखा है, वो भी मेरी सेक्रेटरी की जॉब पर। आई कांट बिलीव। क्या तुम्हें पता भी है तुम्हें यहाँ का क्या काम करना है? कहीं टीचिंग का सोचकर तो नहीं आ गई? और सबके सामने बोलने वाली गादा इस वक्त खामोश खड़ी अपने बॉस की कड़ी बातें सुन रही थी, वो भी पहले दिन बगैर किसी गलती के। अभी तो उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था, और यहाँ
खुद ब खुद ही अंदाजे भी लगाए जा चुके थे। ज़ावियार ने उसकी खिफ्त और शर्मिंदगी से सुर्ख रंगत से सफ़ेद पड़ती देखी तो मुट्ठी बंद करते अपना गुस्सा और इश्तियाल कम करने की कोशिश की थी, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाबी हो गया था। अब वो आराम से पानी का गिलास गादा की तरफ बढ़ाते खुद जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। गादा ने एक ही घूंट में सारा पानी ख़त्म किया था और गिलास वापस रखते उसकी तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की थी, जो कि उसकी तरफ ही देख रहा था और सोच रहा था ये तो आज के दिन ही भाग जाएगी और अब इसे नई सेक्रेटरी के लिए दोबारा इंटरव्यू करना पड़ेगा। लेकिन शायद वो भूल गया था कि कभी कभी ज़रूरत के तहत लानतान भी बर्दाश्त कर ली जाती है और यहाँ तो इसकी आप ही की शादी के लिए और अपने घर वालों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो आई थी और किसी भी कीमत पर वो ये नौकरी नहीं छोड़ने वाली थी। तो मिस, जो भी आपका नाम है, काम तो आपको खालिद ने बता ही दिया होगा। अब मेरी बात भी सुन ले। मैं ऑफिस 8:40 तक पहुँच जाता हूँ, तो आप मुझसे पहले ना सिर्फ ऑफिस आएंगी बल्कि मेरे आते ही मुझे ब्लैक कॉफ़ी भी चाहिए अपने टेबल पर। मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ और मुझे लोग भी अपने ऑफिस में वक्त की पाबंदी की कदर करने वाले ही पसंद हैं। आप ऑफिस मुझसे पहले आएंगी और मेरे जाने के बाद वापस जाएंगी। मैं चला गया तो आपकी भी छुट्टी, लेकिन मेरे अगले दिन का सारा शेड्यूल आप तैयार करके जाएंगी। इज़ दैट क्लियर? जी सर, मैं समझ गई। ओके, अब आप जाएं। ये साथ वाला ऑफिस देख रही हैं, ये आपका है, लेकिन यहाँ बैठना आपको कम ही नसीब होगा क्योंकि आपका सारा दिन यहाँ इस कैबिन में गुजरेगा, क्योंकि आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं। अब जाकर आप आज का सारा शेड्यूल नोट करके मुझे आकर बताएं। साथ ही आज ही कॉफ़ी बनाना भी सीख लें। आज आपको छूट दी है क्योंकि पहला दिन है, लेकिन आखिरी दिन है या नहीं ये आपके काम पर डिपेंड करता है। अब आप जा सकती हैं। ओके सर, दो लफ्ज़ी जवाब देते उसने अपनी सही चादर को एक बार फिर से सही किया था और खुद बाहर की तरफ बढ़ी थी। कितना खड़ूस इंसान है ये करना वो करना, वक्त पर करना। अगर ज़रूरत ना होती तो नौकरी मुंह पर मारकर चली जाती। चल बेटा, हो जा शुरू, वरना ये खड़ूस तो मौका ढूंढ रहा है तुझे निकालने का। खुद कलामी करते वो सारी मालूमात इकट्ठा करके कॉफ़ी बनाना भी सीख रही थी, जो उसे 3 से 4 बार बनाने के बाद आ गई थी। लेकिन इस दौरान वो दिल में 100 सलवातें अपने सड़ू बास को सुना चुकी थी, जिसने पहले दिन ही उसे नाको चने चबवा दिए थे। आज उसे ऑफिस आते 2 हफ्ते हो चुके थे और इन 2 हफ्तों में वो इतना तो जान गई थी कि ज़ावियार की डिक्शनरी में गलती लफ्ज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। उसे अपना हर काम वक्त पर चाहिए होता। वो खुद भी वक्त का बहुत पाबंद इंसान था। गादा इन 2 हफ्तों में इतनी गलतियां कर चुकी थी जिसका कोई हिसाब नहीं, और उसकी वजह से वो बहुत बार अपने खड़ूस बॉस से डांट भी खा चुकी थी। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि वो उसे निकाल नहीं रहा था? इतनी गलतियों पर तो कोई भी ना रखे नौकरी पर। बस ये एक बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी, जबकि अगर वो थोड़ा सा गौर करती या अपनी याददाश्त पर जोर देती तो उसे याद आता कि ये जॉब उसे मिली ही इंशरा बेगम की वजह से है। पूरा दिन यहाँ के कामों में इतना मसरूफ रहती कि अब उसे क्या ये याद रहता कि इंटरव्यू पर उसकी मुलाकात भी हुई थी किसी से, जिनको देखते ही उसने खुश इखलाक यंग लेडी का खिताब भी दे डाला था। आज मामूल के हिसाब से मौसम थोड़ा गर्म था, लेकिन ऑफिस में एसी की वजह से कोई खास फर्क पड़ भी नहीं रहा था। थोड़ी देर पहले ही वो अपने बॉस के साथ मीटिंग अटेंड करके अपने कैबिन में आई थी। अभी आकर उसने पानी पिया था और अपनी आंखें मूंदते कुर्सी से टेक लगाई थी कि इंटरकॉम बजा था, जिसको उठाने का उसका दिल तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन क्या करती, अगर फ़ोन ना उठाती तो वो किसी को भेजकर उसे बुलवा लेता। तब एक नई क्लास और एक बोर कर देने वाला लेक्चर मिलता। तो खामोशी से सब्र का घूंट भरकर कॉल रिसीव की थी। मिस गादा, हसन इंडस्ट्री की फाइल लेकर फ़ौरन ऑफिस आए। अच्छा, अभी उसकी बात उसके मुंह में ही थी जब कॉल बंद हो गई थी। पूरा बदतमीज़ इंसान है ये, कोई तमीज़ नहीं, बंदा अगले की बात भी सुन लेता है। क्या पता कोई ज़रूरी बात हो, लेकिन नहीं। फाइल लेकर आओ। टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते वो फाइल लेकर ऑफिस में दाखिल हुई थी। नॉक, वापस जाए और दरवाज़ा नॉक करके अंदर आए। जी जी बिल्कुल, आप सही समझी हैं। मैंने उर्दू में ही बात की है, ना कि फ़ारसी में, जो आपको समझ ना आए। मैं मसरूफ़ हो सकता हूँ किसी के भी साथ, और आप यूं ही अचानक बगैर नॉक किए अंदर आ जाएंगी। उसने अपर उठाते सवाल किया था। लेकिन सर, अंदर तो कोई नहीं है और आपने ही अभी मुझे फ़ाइल लाने को कहा है। जी बिल्कुल, अंदर कोई नहीं है और मैंने ही फ़ाइल लाने को कहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं हमेशा ऑफिस में अकेला ही पाया जाऊँ। अगर अभी यहाँ कोई मौजूद होता तो। सर, आप ना ख्वामख्वाह बात बढ़ा रहे हैं। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन इस वक्त कोई नहीं है यहाँ, तो आप मुझे अंदर आने दें ताकि मैं आपको फाइल दे सकूं और जा सकूं। बहुत मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल किया हुआ था उसने, वरना बस नहीं चला था पास पड़ा गुलदान उठाकर उसके सर में ही दे मारे, जो जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए ये सब कर रहा था। आपकी मर्जी है, लेकिन जब तक आप वापस जाकर नॉक करके नहीं आएंगी आप अंदर नहीं आ सकती। साफ लफ्ज़ों में उसे वार्न करते वो दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गया था, गोया वहाँ कोई और वजूद मौजूद ही ना हो। सुबकी और गुस्से के मिले जुले तासरात पर काबू पाते वो बाहर गई थी और इस बार दरवाज़ा नॉक करके अंदर आई थी और फाइल पटकने के अंदाज में टेबल पर रखते मुड़ी थी जब उसे अकब से एक नया हुक्म जारी किया गया था।
5 मिनट में एक कॉफ़ी मेरे टेबल पर मौजूद हो। चिढ़ाने वाले अंदाज में हुक्म देते वो अब इस अहम फाइल की तरफ मुतवज्जो था जिसकी कि कल की मीटिंग में ज़रूरत पड़ने वाली थी। जबकि गादा बमुश्किल खुद पर काबू पाते उसके लिए कॉफ़ी बनाने चली गई थी। एक भोली बसरी सी मुस्कान अपनी छत दिखलाकर गायब हुई थी। इन कुछ दिनों में वो इतना तो जान गया था कि गादा को इस जॉब की ज़रूरत है, वरना जितना वो उसे तंग कर चुका था वो जॉब छोड़कर कब की जा चुकी होती। लेकिन कमाल ज़ब्त की हामिल लड़की थी जो इतना सब बर्दाश्त करने के बाद भी हार नहीं मान रही थी। और कहीं ना कहीं यही बात उसे खुल रही थी कि वो चाहता तो वो हार मान ले और वो उसे नौकरी से नहीं निकालने वाला था। बस चाहता था वो हिम्मत हार जाए, क्योंकि वो उसकी बर्दाश्त की आखिरी हद देखना चाहता था। उसे इससे कोई सरोकार नहीं था। वो भी वहाँ की सब एम्प्लॉयज़ की तरह ही एक थी। बस वो हार नहीं मानती थी। जब जब भी कोई टास्क मिलता वो मुकम्मल करके उसके सामने सुरखरू हो जाती, जो उसकी अना को कहीं ना कहीं चैलेंज कर देती थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब वो कॉफ़ी लेकर आई थी, जब उसे ये कहकर दोबारा भेज दिया था कि तुम 10 मिनट लगा कर आई हो, जिसमें उसने बताया भी था कि वहाँ कोई और कॉफ़ी बना रहा था इसलिए देर हुई। लेकिन उसकी बात तो जैसे किसी ने सुनी ही नहीं थी और एक बार फिर वो जल्दी कुड़ती कॉफ़ी बनाने गई थी। और इस बार वो सही वक्त पर कॉफ़ी बनाते ऑफिस की तरफ आ रही थी जब उसे जोर का चक्कर आया था। सुबह का सिर्फ एक गिलास दूध पिया हुआ था और यहाँ कर ऐसा मसरूफ़ हुई कि लंच का भी वक्त ना मिला। मुसलसल काम से उसके सर में दर्द शुरू हो गया था, इसलिए ही वो थोड़ी देर आंखें बंद करते आराम के गर्ज से रिलैक्स होने लगी थी कि जब उसके बॉस के अंदर का जिन जाग गया था और अब तो बाकायदा कमजोरी से चक्कर आ रहे थे। वो थी भी तो भूख की कच्ची। जैसे तैसे करते वो ऑफिस तक आई थी। अपनी चादर से माथे पर आया पसीना साफ करते वो नॉक करते अंदर आई थी और जल्दी से कॉफ़ी टेबल पर रखते मुड़ने लगी थी कि जल्दबाजी में वो उठते हुए जावियार को ना देख पाई, जिसके पाँव में उसकी चादर का कोना फंसा था। और बस लम्हों का खेल था कि कॉफ़ी उसी फाइल पर गिरी थी जो कि कल की मीटिंग में एक अहम किरदार निभाने वाली थी, जिसमें मीटिंग से मुतालिक सारी मालूमात थी। और अब वही फाइल ख़राब हो चुकी थी, जिसको देखते उसका गुस्सा सवा नेज़े पे जा पहुंचा था। आपको कोई तमीज़ है? काम कैसे किया जाता है? हाँ, जब कोई सेंस काम करता ही नहीं आपका, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? जानती हैं कितनी इंपॉर्टेंट फाइल थी जो कि आपकी वजह से ख़राब हो चुकी है। वो जो अभी सही से सीधी भी नहीं हुई थी, अपने बॉस की इस जारहाना अंदाज पर बौखला गई थी, जबकि अगले ही लम्हे उसकी बातें सुनते उसका दिमाग मौफ होता महसूस हुआ था। वो बगैर कुछ भी सोचे समझे उसे सुनाई जा रहा था जो चादर जावियार के पाँव में फंसने की वजह अभी तक नीचे ही बैठी हुई थी ताकि चादर पाँव से आज़ाद हो और वो उठे। वहीं बैठे चादर को आज़ाद करवाने की कोशिश करते मुसलसल बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। अब यहाँ बैठकर क्या मेरा मुंह देख उसकी बाकी के अल्फाज उसके अंदर ही दब कर तोड़ गए थे मुंह। जब गुस्सा होते उसकी नज़र अपने पैरों की तरफ गई थी जहाँ चादर का कोना अटका हुआ था। उसने फौरन से अपना पैर पीछे किया जिससे चादर आज़ाद हुई थी। गादा तो चादर आज़ाद होने के ही इंतज़ार में थी, इसलिए फ़ौरन से उठी थी और रोती हुई एक नज़र उसकी तरफ देखते भागते उसके कैबिन से निकलते अपना पर्स उठाते बाहर की तरफ भागी थी। पीछे वो उसके आंसुओं से भरे नैन कटोरों को सोचता रह गया था। शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन वक्त तो रेत की मानिंद फिसल चुका था हाथ से। अब अजाला ही किया जा सकता था अपनी गलती का। मारलैन, बच्चे बाहर देखो, कब से दरवाज़ा बज रहा है, कौन आया है? जी अम्मी, अभी देखती हूँ। मारलैन ने चादर एक तरफ रखी थी जो वो खास गादा के लिए तैयार कर रही थी ताकि वो नई चादर लेकर ऑफिस जाए, और खुद पाँव में चप्पल उड़सते सर पर सलीके से दुपट्टा लेते दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। जी कौन? दरवाजे के करीब जाते उसने दरवाज़ा खोलने से पहले पूछना मुनासिब समझा था। क्या ये करमान खान का घर है? बाहर से कोई नस्वानी आवाज़ सुनते उसने दरवाज़ा खोल दिया था। अस्सलाम वालेकुम। जी ये करमान खान का ही घर है, वो मेरे बाबा हैं। आप आइए अंदर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी ज़रूर। कौन आया है मारलैन? गुल बेगम पूछते कमरे से बाहर आई थी, और उसी वक्त करमान खान भी आज तबीयत में नासाजी की वजह से घर में दाखिल हुए थे और एक अनजान खातून को घर में देखते नजरें जो झुका के अंदर की तरफ बढ़ गए थे। मारलैन, बच्चे चाय पानी का बंदोबस्त करो, अल्लाह की रहमत है हम पर। मुस्कुराते हुए गुल बेगम ने उसे मेहमान की खातिरदारी का कहा था, जबकि खुद उन्हें अपने साथ लेते सहन में मौजूद चारपाई पर बैठ गई थी। जी बहन, आप कौन? माजरत, मैंने आपको पहचाना नहीं, हमारी मुलाकात ही पहली दफ़ा हो रही है, तो आप मुझे कैसे पहचानेंगी? इंशरा जान ने खुशदिली से इन्हें जवाब दिया था। दरअसल मैं आपके पास एक दरख्वास्त लेकर हाजिर हुई हूँ। इतने में मालन उनके लिए पानी लेकर आ गई थी और खुद दोबारा किचन में जाते पानी चाय के लिए चढ़ाया था। जी जी कहिए, क्या काम था आपको? गुल बेगम ने भी अब असल मामला जानने की कोशिश की थी, क्योंकि उनके शौहर भी आ गए थे और वो भी यही पूछना चाहते होंगे कि कौन खातून आई है। वो रोते हुए सिर्फ यही सोच रही थी कि इस सब में उसका कसूर क्या था। वो गरीब थी, ये उसका कसूर था। वो कम शक्ल थी, लेकिन उसका रंग इतना भी सांवला नहीं था, वो तो नॉर्मल रंग ही था। सब उसे खूबसूरत कहते थे। फुप्पो तो वारे न्यारे जाती थी, और बादल वो भी तो उसे बहुत पसंद करता था। वो पढ़ाई में भी अच्छी थी, तमीज़ से बात भी करती थी। उसने सोच लिया था खुद को इतना काबिल बनाएगी कि हर किसी को उसकी जाहिर से नहीं उसके बातिन से मोहब्बत होगी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या, उसे बस गरीब समझकर ही ट्रीट किया जा रहा था।
इसके बॉस को मालूम था कि उसे इस जॉब की कितनी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर उसकी राह में कांटे बिछाता। यहाँ भी उसने अपनी पूरी कोशिश की थी कि गलतियां कम करे, अपना काम सही से मेहनत से करती, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हर रोज़ एक नया तमाशा, रोज़ उसे बेइज्जत करने का नया मंसूबा उसके बॉस के पास मौजूद होता था। लेकिन कर रही थी वो बर्दाश्त। वो कम ही मौका देती थी उसे शिकायत का, लेकिन वो फिर भी कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देता था। रोते हुए ये सारी सोचें मुसलसल उसे अपने हिसार में लिए हुई थी, जिसकी वजह से उसका ध्यान कहीं और गया ही नहीं था कि वो कहाँ जा रही है या इस वक्त कहाँ है। ऑफिस से ही तो बाहर निकल आई थी, लेकिन अब जाती किसके साथ? शाम के 7 बज रहे थे, जबकि ऑफिस 8 बजे बंद होता था। इसलिए बादल तो 8 से कुछ देर पहले ही आ जाता था, लेकिन गुस्से में वो पैदल ही चलना शुरू हो गई थी। इसलिए अब वो परेशानी से यहाँ वहाँ देख रही थी। यहाँ इस वक्त कोई टैक्सी मौजूद नहीं थी, इक्का दुक्का मोटरसाइकिल सवार ही गुजर रहे थे। अब उसे असल में अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था, लेकिन वो करती भी क्या? वो आगे जा सकती नहीं थी, इसलिए खामोशी से वापसी का रास्ता लिया था। वहां जाकर इंतजार तो कर सकती थी, जब बादल आता तो उसके साथ घर चली जाती। अभी कुछ कदम ही चली थी जब एक मोटरसाइकिल पास से गुजरी थी, लेकिन जल्दी वो वापस उसकी तरफ आ चुकी थी। ओए चमक, चलो आ जाओ, हम लिफ्ट दे दें। अरे जरा मुखड़ा तो दिखा दो। उन्होंने उसकी चादर में छुपे चेहरे पर फिक्रा कसा था। गादा डरते हुए आयतल कुर्सी का विरोध करने लगी थी और कदमों की रफ्तार भी बढ़ा ली थी, लेकिन वो उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो लोग बाइक पर सवार थे और वो खुद पैदल थी। सारी सोचों पर अब खौफ सवार हो चुका था। अपनी इज्जत से अजीज उसे कोई भी चीज़ नहीं थी, इसलिए अब वो बाकायदा भाग रही थी, जबकि 2 लड़के उसका पीछा करते उस पर फिक्रे कस रहे थे। मुसलसल भागते अब उसके पाँव में भी दर्द कर रहे थे। पिछले 5 मिनट से वो अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही थी। अब तो उसका सांस भी धुकने की मानी फूल गया था, लेकिन वो रुकने का रिस्क नहीं ले सकती थी। अबे चल, बहुत हुआ मजाक, रोक अब और पकड़ लड़की को, इससे पहले कोई आ जाए। देखने में तो कमसिन कली लग रही है। चल उधर पकड़ इसे, आज तो हमारी ऐश होगी। उसके आगे बाइक रोकते एक लड़का उसकी तरफ बढ़ा था। जब वो अपने आप पर काबू पाते अपना बैग घुमाकर उसे मारते बाइक को लात रसीद की थी, जिसकी वजह से दूसरा भी बाइक समेत जमीन पे गिरा था। वो मौका देखते ही भागी थी, लेकिन एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा था, जहां से वो दोनों लड़के अब उसे गाली देते अपनी बाइक को सही कर रहे थे और उसकी तरफ बढ़े थे। उनके तेवर देखते उसके औसान खता हुए थे। वो पीछे देखती मुसलसल भाग रही थी जब वो किसी चट्टान की मानित वजूद से टकराई थी। इससे पहले वो गिरती अगले ने उसे बाजू से पकड़कर संभाला था और अपने पीछे किया था। वो तो चली गई थी, लेकिन उसे एहसास शर्मिंदगी में छोड़ गई थी। उसे खुद भी पता नहीं चला था कि गुस्से में वो उसे क्या क्या कह गया था, लेकिन अब वो सिर्फ अफसोस ही कर सकता था। जब से वो आई थी उसे नहीं लगा कि वो बिला वजह अपनी तरफ मुतवज्जो करना तो दूर, बुलाती भी नहीं थी। साफ पता चलता था कि अगर मजबूरी ना होती तो कब की जॉब छोड़ चुकी होती। एक चीज़ जो उसने नोट की थी वो यही थी कि वो अपनी चादर को खुद पर मुकम्मल लपेट कर रखती थी। मजाल है जो ज़रा से बाल भी नजर आए, बल्कि चेहरा भी इतना वाज़ेह नहीं होता था। वो 10 बार भी इसे कॉफ़ी बनाने का या कोई और काम भी कहता तो मना करने के बजाय वो टेढ़े मेढ़े मुंह बना लेती, लेकिन काम कर लेती थी। फिर पता नहीं आज उसे क्या हो गया था जो ऐसा रिएक्ट कर गया। शायद वो जो चाहता था वो हुआ नहीं था। वो कुछ भी नहीं कह रही थी, जिसकी बिना पर वो उसे निकाल देता या अपनी मामा से कहता कि देखें ये लड़की किसी काम की नहीं, जिसको रखने पर आपने इतना समझाया था, अच्छी है, ये है, वो है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उल्टा वो अब परेशान हो गया था अपने बर्ताव की वजह से। उसने झूठ कहा था। इस फाइल की कॉपी उसके पास मौजूद थी उसके अपने लैपटॉप में। उसे गुस्सा आया था और उसने निकाल भी दिया था कि उसे ध्यान रखना चाहिए। गलती उसकी थी, लेकिन पछतावा ही ये था कि गलती उसकी नहीं बल्कि जावियार हारिब शाह की अपनी थी। उसका ही ध्यान नहीं गया। जब गादा कॉफी रखने के लिए झुकी थी तभी वो भी अपनी कुर्सी से उठते साइड वाली कुर्सी पर आया था। तभी शायद उसकी चादर का एक कोना उसके पाँव के नीचे आ गया था और जैसे ही वो उठी, इससे पहले कि उसकी चादर सर से उतरती, उसने अपना हाथ इसी टेबल पर रखा था और झटके से पीछे की तरफ वो टेबल से जा लगी। इसी दौरान हाथ कॉफी पर लगते सारी फाइल खराब हो गई थी। इस वक्त सारी गलती उसे गादा की ही नजर आई थी, लेकिन पैर पर नजर पड़ते उसे मामला समझ आया था। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था और वो भी इतनी बेइज्जती पर रोते हुए वहां से निकली थी। आज वाकई वो बहुत ज़्यादा कर गया था। उसने सोच लिया था वो इससे एक्सक्यूज़ कर लेगा और उसके बाद उसे कभी तंग नहीं करेगा, अपने काम से काम रखेगा। अगर उसकी मामा को पता चल जाता तो कितना हर्ट होती। उन्होंने तो हमेशा मदद करना सिखाया था, किसी को तंग करना तो कभी नहीं सिखाया था। लेकिन वो मुसलसल उसे तंग कर रहा था, लेकिन उसे तंग करके उसे अजीब सा एहसास होता था जैसे वो बयान नहीं कर सकता था, और इसी एहसास को खुद पर इतना हावी कर बैठा कि आज ये सब हो गया। सच में अपनी वो किए पर शर्मिंदा था कि गलती ना होते हुए भी वो उसे इतने सख्त अल्फाज बोल चुका था। उसकी वो रोई रोई पुरशिकवा आंखें उसकी जहन में नक्श हो चुकी थीं, जिन्हें सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। अपनी गाड़ी की चाबियां लेते वो घर के लिए रवाना हुआ था। कल वो लाजमी इससे माजरत कर लेगा, ये वो सारे रास्ते खुद को बाबर करवा रहा था। देखकर लग रहा था वो अपने किए पर पेशमान है। इससे पहले कि वो गिरती उसने इसे बाजू से पकड़कर संभाला था और अपने पीछे किया था। अकेली लड़की को देखते तुम कमीनों की राल टपकना शुरू हो गई। क्या घर में अपनी माँ बहन को देखकर भी यही हाल होता है तुम लोगों का?
सालों, आज मैं तुम्हें बताता हूँ, जब किसी पठान की इज्जत की तरफ कोई आंख भी उठाए तो उसका क्या अंजाम होता है। अगर हमें दूसरों की माँ बहनों की इज्जत करनी आती है तो अपनी इज्जत की हिफाजत करना तो हमारा पहला फर्ज है। वो बोलते हुए अंधाधुंध इन दोनों को पीट रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि इनको जिंदा जमीन में गाड़ दे। जिन्होंने उसकी गादा की तरफ अपनी गलीज नजरों से देखा था, उनकी बाइक सड़क के एक तरफ गिरी हुई थी और वो दोनों अधमुए हो गए थे। जब गादा को ही होश आया था और वो उसकी तरफ बढ़ी थी, मबादा वो उनको कत्ल ही ना कर दे। बादल, रुक जाओ प्लीज, वो मर जाएंगे तो मरने दो इन कुत्तों को। इनका यही अंजाम होना चाहिए। अगर जिंदा रहे तो इनके घर की औरतों को मकफात की चक्की में पिसना पड़ेगा, क्योंकि इतना कमीनापन बाहर दिखाकर मोहब्बत इनको अपने ही घर की औरत से होती है, अब वो बीवी हो या बहन। इसलिए इनको मर जाने दो। नहीं बादल, आप छोड़ दें इनको। अगर ये मर गए तो पुलिस आपको पकड़ कर ले जाएगी, फिर हमारा क्या होगा। और यहाँ उसके हाथ थम गए थे। मतलब उसे इस हालत में भी बादल की फिक्र थी। वो सुनते सरशार सा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रही थी? पता है कि अगर मैं आज वक्त पर ना आता तो क्या हो जाता। वो तो आज खेत में काम इतना नहीं था तो सोचा जल्दी आ जाऊं। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने आया था और यहाँ आकर मैं खुद ही परेशान हो गया। इन कमीनों की वजह से एक आखिरी लात उनको रसीद कर दे। वो उसके करीब आया था और दोनों हाथ भर का फासला था, जैसे किसी ने भी नहीं समेटा था, क्योंकि दोनों को अपनी हदूद का पता था। मैं गुस्से में थी, इसलिए बगैर सोचे समझे ऑफिस से निकल आई। लेकिन आज के बाद जितना भी गुस्सा हो जाऊं, वॉशरूम में खुद को लॉक कर लूंगी, लेकिन ऑफिस से बाहर नहीं आऊंगी। रोते हुए वो गया अपनी गलती मान रही थी। जिंदगी में पहली बार वो मान गई थी अपनी गलती, और वाकई इस वाक़े ने उसे सच्चाई से रोशनास करवाया था कि वो अकेली किसी का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर बादल वक्त पर ना आता तो आगे का वो सोचना भी नहीं चाहती थी, लेकिन ये सोच बार बार उसके जहन में आ रही थी। चलो अब जल्दी से बाइक पर बैठो, इससे पहले वाकई में पुलिस आए और मुझे ले जाए, बादल ने उसका ध्यान बटाते कहा। और वो जल्दी से चुपचाप बैठ भी गई थी। पीछे मौजूद हैंडल को मजबूती से पकड़ना ताकि गिर ना जाओ। वो खामोशी से सर हिला गई थी। कोई और मौका होता तो वो चिल्ला चिल्लाकर अपनी खुशी का इजहार करती, क्योंकि वही बादल से कहती थी कि आप बाइक ले लें, इससे किराए की बचत हो जाया करेगी। जब भी आइसक्रीम खाना होगी तो कोई मसला नहीं होगा। मतलब यहाँ भी अपना फ़ायदा सोचा था। और अब जब वो नई बाइक लेकर आया था तो मैडम ने नोटिस ही नहीं लिया था। अभी कुछ वक्त था, इसलिए वो इसे आइसक्रीम खिलाने ले आया था ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, वरना घर जाकर सबको परेशान कर देती और बाबा तो उसे नौकरी से मना कर देते। और फिर बादल को पता था, वो ये सुनकर रोती ही रहने वाली थी कि उसकी एक गलती की वजह से ये सब हुआ है, इसलिए उसने ये सब छुपाना ही मुनासिब समझी। आइसक्रीम खाते भी वो ना कुछ बोली थी और ना ही कहीं देख रही थी, बस जल्दी जल्दी खा रही थी ताकि जल्द से जल्द घर जा सके। क्या हो गया है तुम्हें गादा? सब ठीक है, और बल्कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, और तुम्हारे कहने पर मैंने नई बाइक ली, तुम्हें बिठाकर यहाँ भी ले आया, और तुम एहसान फरामोश एक तारीफ का बोल नहीं बोली। गादा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था, फिर बाहर की तरफ खड़ी बाइक को देखते वो हल्का सा मुस्कुराई थी। बहुत मुबारक हो आपको, वाकई मेरा ध्यान ही नहीं गया, सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ। तुम अब चुप कर जाओ वरना मार खाओगी मुझसे, और खबरदार अगर घर में किसी को बताया तो फजूल में मेरी झाड़ हो जाएगी। और तुम क्या ये चाहोगी कि तुम्हारे होने वाले शौहर तुम्हारे सर के सरताज को यूं सबके सामने धुलाई हो? उसकी बात सुनते वो दिल से मुस्कुराई थी। वो जानती थी कि वो क्यों ये सब कह रहा है। वो ऐसा ही था, अगले बंदे को पता भी लगने नहीं देता था और सारा इल्ज़ाम इस तरीके से खुद पर लेता कि एहसान वाली बात बीच में आ ही नहीं सकती थी। वो तशक्कुर भरी नज़रों से उसे देख रही थी, जैसे समझते भी वो दूसरी तरफ मुँह करके मुस्कुराया था। अब चलो भी, वरना मामी जान से तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। हंस से वो इसे भी हंसने पर मजबूर कर गया था। वो दोनों बातें करते सही वक्त पर घर पहुंचे थे। बादल ने सोच लिया था वो ज़रा जल्दी आ जाया करेगा, और गादा ने तो कसम खा ली थी कि वो अब वक्त से पहले कभी भी अकेली ऑफिस से बाहर नहीं निकलेगी। मामूल से ज़रा हटकर वो खामोशी से कमरे में चली गई थी। फिर ईशा की फौरन बाद वो सो भी गई थी। मालन उसको देखने आई थी, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि वो इतनी खामोशी से आकर सो जाए। लेकिन इसे वाकई में सोते देख वो उसे बालों में हाथ फेरते उसे देख रही थी, जिसके चेहरे से ही उसकी थकान का पता चल रहा था। उसके माथे पर अपना लम्स छोड़ते उसके साथ खुद भी लेट गई थी। जब वो ऑफिस से निकला तो काफ़ी शर्मिंदा था, लेकिन दूर से ही उसे कोई भागता नजर आया था। लेकिन इससे पहले वो कुछ करता, एक बाइक उसके पास रुकी थी। फिर उस लड़के ने उतरते ही जो इन लड़कों को पीटा था, इससे अंदाजा हो गया था कि वो उसका कोई अपना ही है, जबकि वो खुद रोते हुए इन लड़कों को पिटता देख रही थी। और थोड़ी देर बाद ही वो इसी लड़के के साथ चली गई थी, लेकिन जाते हुए एक बार फिर से उसे शर्मिंदा कर गई थी। अगर वो इसे बिला वजह ना डांटता तो आज वो यूं मुसीबत में ना होती, और अगर वो लड़का ना आता और कुछ गलत हो जाता तो ये सोच उसे और बेशुमान कर रही थी। जबकि इन लड़कों पर गुस्सा तो उसे बहुत आया था, लेकिन वो इस काबिल थे नहीं कि उनका नक्शा और बिगाड़ा जाए। इसलिए वो दिल पर ढेरों बोझ और दिमाग में कई सोचें लिए घर आया था, जहाँ आते ही उसे एक खुशखबरी सुनने को मिली थी कि उसकी मामा उसका रिश्ता देखकर आ चुकी हैं। उनको लड़की बहुत पसंद आई है और वह जल्द वो उसकी शादी कर देंगी।
ज़ावियार भी उनकी खुशी के आगे खामोश था। कहता भी क्या, उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसके पास एक आखिरी ही तो रिश्ता बचा। वो उनको मना करके दुखी नहीं करना चाहता था, और शादी तो एक दिन करनी ही थी। तो अपनी माँ की पसंद से ही सही, उसे पूरा यकीन था वो उसके लिए बेहतर ही चुनेंगी। आज एक नया सूरज तलू हुआ था, लेकिन शायद उसकी ज़िंदगी तो कहीं रुकी हुई थी। ऑफिस का वक्त हो रहा था, लेकिन वो कसलमंदी से वैसे ही पड़ी रही जैसे वो ऑफिस नामी बला को जानती ही ना हो। सूरज सर पर पहुंच गया था। कमरे की वाहिद खिड़की जिसे हवा के लिए इस्तेमाल किया जाता, अब वहीं से सूरज की किरणें जब उस पर पड़ी तो मुंह दूसरी तरफ करके वैसे ही पड़ी रही जब मार्लेन कमरे में आई थी। मकसद उसे जगाना था, जो घोड़े गधे बेचकर आराम से महारानी की तरह सो रही थी। खैर, कसूर उसका भी नहीं था। अब गादा ने जब किसी को बताया ही नहीं था तो वो आज छुट्टी कर रही है, तो घर वालों को अलाम होना था क्या? कल जो कुछ ऑफिस में हुआ और जो कुछ इसे बाद में सड़क पर उसके साथ हुआ, उसकी वजह से वो डर भी गई थी और गुस्सा भी थी अपने मगरूर बॉस पर, जिसकी वजह से ही ये सब हुआ था। गुड़िया उठो, जो वक्त देखो निकला जा रहा है। आज ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं आपी, आज ऑफिस नहीं जाना। आज मूड नहीं हो रहा, दिल कर रहा है कि टुल्ला मार लो, जैसे बचपन में स्कूल से मारती थी। वैसे भी इतना काम मैं करती हूँ, उसके लिए आज की छुट्टी तो मेरी बनती है। अब मुझे सोना है, और वो भी ढेर सारा सोना है। आप प्लीज़ अम्मा जान को देख लीजिएगा, वरना इतना बड़ा लेक्चर सुबह सुबह मिल जाना है। अच्छा सो जाओ, लेकिन अगर ऑफिस से कॉल आ गई तो क्या करोगी? क्या बताकर आई हो कि आज छुट्टी करूंगी? नहीं, बताकर आई हूँ ना बताऊंगी, और ना ही फ़ोन उठाऊंगी। खुद को बड़ा तीस मार का समझते हैं ना। आज एक दिन करे मेरे बगैर काम। अब मसाए का सोच करी वो उसकी हालत पर मुस्कुरा पड़ी थी। जब उसे उसकी फाइल वक्त पर नहीं मिलेगी तो ऑफिस को सर पर उठाएगा, कॉल करके पूछने का कहेगा, लेकिन उसका तो फ़ोन ही बंद मिलेगा। ये ख्याल आते ही जल्दी से फ़ोन बंद करके तकिए के नीचे रख दिया था और खुद फिर लंबी तान कर सो गई थी। अगली बार उसकी आंख अम्मा जान के हाथ से पड़े धमोके से खुली थी, जो सीधा कमर पर पड़ा था। नाहे, कोई अकल तुम में है? अगर ऑफिस नहीं जाना था तो छुट्टी थी तो बता देती ना। कल आते ही सो गई थी, और अब 10 बजने को आए हैं और महारानी की नींद पूरी नहीं हो रही। मैं पिछले 5 मिनट से हिला रही हूँ, आवाज़ें दे रही हूँ, लेकिन मजाल है जो जूं भी रिंगी हो। सही कहते हैं सियाने, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब जल्दी से हाथ मुंह धो के आ और जल्दी से बाहर आ, नाश्ता कर। आज तुम्हारे बाबा घर पर ही हैं, बात करनी है, बल्कि कुछ बताना है। अम्मा जान, आप भी ना सबसे काम वाली बात सबसे आखिर में बताती हैं आप। मैं 1 मिनट में आई। पाँव में चप्पल पहनते वो वॉशरूम भागी थी। पानी के 2-4 छपाके मुंह पर मारते, हाथों से ही बाल संवारे थे और दुपट्टा हिजाब की तरह उड़ते वो बाहर भागी थी। अब बाबा जान को इंतजार तो करवा नहीं सकती थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, आज खैरियत? आप भी घर पर ही हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे, आज एक ज़रूरी बात करनी थी तो सोचा आज अपने बच्चों के लिए कुछ वक्त निकाल लिया जाए। वैसे आप भी तो आज घर पर ही हैं, खैरियत है ना? जी बाबा जान, वो असल में इतना काम करती हूँ ना, तो इसलिए आज एक छुट्टी कर ली। अब काम के साथ आराम भी तो ज़रूरी है ना। चेहरे पर मुस्कान सजाते उसने मासूमियत भरा जवाब दिया था, जिस पर बाबा कहका लगा उठे। हाँ बिल्कुल, मेरा बच्चा थक गया होगा। एक बात हमेशा याद रखनी है, मेहनत में भी बरकत है। जानते तो वो भी थे कि आखिर उनकी ही बेटी थी। ज़रूर कोई वजह रही होगी जो आज ऑफिस नहीं गई, इसलिए नसीहत करना नहीं भूले थे। जी बाबा जान। अम्मा जान कह रही थी कि आपको कुछ बात करनी है। जी बात तो करनी है, लेकिन ये बात अभी घर में ही रहनी चाहिए। पहले सब मामला तय हो जाए तो फिर बाकी सबको आगाह कर देंगे। असल में कल एक रिश्ता आया था और वो रिश्ता आपके लिए आया। लेकिन बाबा जान, जी जी मुझे पता है सबके आप बादल शेर खान की मंग हैं, इसीलिए हमने इन्हें भी यही बात बता दी थी। वो मायूस तो हुई थी, लेकिन मार्लेन को देखने के बाद उन्होंने उनका हाथ मांग लिया था। हमने सोच विचार के लिए वक्त मांगा है ताकि पता करवा सकें कि रिश्ता अच्छा है या नहीं। मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि मार्लेन की शादी जल्द हो जाए, लेकिन वो बोझ नहीं है हम पर। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। बेटियां तो रहमत होती हैं, लेकिन रिश्तेदार और साथ वाले लोग भी जीने नहीं देते। मैंने पहले भी बातें सुनी हैं कि अभी तक शादी नहीं की बेटी की सारी उम्र घर बैठा कर रखना है क्या, जो शादी नहीं कर रहे। ऐसी बहुत सारी बातें, इसलिए यही चाहते हैं कि जल्द अज जल्द तुम्हारी आपी की शादी कर दें। और देखो कितना अच्छा रिश्ता आ भी गया है। मैं आज बादल के साथ जाकर सारी छानबीन करवाऊंगा और फिर आगे के मामलात भी तय कर लेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है बाबा जान, और आप परेशान ना हो। हम दोनों जानती हैं कि आप कभी भी अपनी बेटियों के लिए बुरा नहीं सोच सकते, और आपका फैसला ही तो हमारा आखिरी फैसला रहा है। हमेशा से तो आप बस हुक्म किया करें जनाबे आली, शरारत से कहते वो मुस्कुराई थी। फिर सब कुछ आनन फानन हुआ था। माँ और बेटा दो ही घर के लोग थे। बाप वफात पा चुके थे। लड़के की अपनी कंपनी है जिसे वो चला रहा है और अच्छा खासा कमा लेता है। ये मालूमात उनको ज़ावियार की पता चली थी, और सब कुछ खुश थे, बल्कि रश्क कर रहे थे मार्लेन की किस्मत पर। और कुछ हासिद ये कह रहे थे कि बड़े लोग दिल के अच्छे नहीं होते, लेकिन उन्होंने सब अल्लाह पर छोड़ दिया था।
लड़के की मां ने तो अगले महीने की 25 तारीख का कहा था, जिस पर सब खानदान वालों से मशवरा करने के बाद हामी भरी जा चुकी थी। गादा को पता चल चुका था कि मार्लेन की शादी उसके खड़ूस बॉस से हो रही है, लेकिन अब वो इतना बुरा भी नहीं था जितना वो उसे समझ रही थी। उसे याद था जब वो अगले दिन ऑफिस गई थी तो वो खुद उसके कैबिन में आया था और उसे सॉरी कहा था कि उसका मकसद उसे हर्ट करना नहीं था। बिला वजह ही गुस्सा आ गया था जो निकला गादा पर, और उसके बाद फिर यही हुआ था। मजीद 15 दिन गुजर गए थे और वो भी सुकून के, क्योंकि अब कोई डांट वगैरह नहीं थी। बार बार कॉफ़ी खराब है कहकर नहीं बनवाई जाती थी। वो अपना काम अब भी ईमानदारी से कर रही थी। शादी के दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे थे सब कामों में मसरूफ़ हो गए थे। उसने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। अलबत्ता जहाँ तक उसे लगता था कि अभी तक उसके बॉस को ये बात नहीं मालूम थी कि जिसके साथ उसकी शादी हो रही है वो असल में गादा की ही बहन है, मतलब गादा उसकी साली हुई। वो सोच सोचकर एक्साइटेड हो रही थी कि जब उसे पता चलेगा कि मैं उसकी साली हूँ तो उसका क्या रिएक्शन होगा। बिलाखिर शादी का दिन भी आ गया था और हुआ भी वही था। शादी बहुत सादगी से की गई थी। लड़की वालों की तरफ से कोई 25 लोग थे और लड़के वालों की तरफ से भी इतने ही लोग थे। निकाह की रस्म अदा करने के फौरन बाद गादा नमूदार हुई थी और तब उसे मालूम हुआ था कि गादा मैडम उसे उल्लू बना चुकी हैं। उसका बदला तो बात की बात थी। इस वक्त वो अपनी मामा को देखकर खुश था। मारलैंड की एक तस्वीर इंशरा जान ने उसे दी थी जिसे उसने देखा भी नहीं था। वो शादी की रात अपनी हमसफर को देखना चाहता था जिसे उसकी मामा ने उसके लिए चुना था। सारे काम खुश उसलूबी से मुकम्मल हो गए थे। रुखसती के वक्त हर लड़की की तरह वो भी अपने घर छोड़ जाने पर रोई थी। गादा तो खामोश करवाने से भी चुप नहीं हो रही थी। बड़ी सी गाड़ी हारिब मेंशन के अंदर दाखिल हुई थी। मार्लेन घबराई और शर्माई सी कार में बैठी थी। साथ ही इंशरा जान बैठी हुई थी जो उसे प्यार से खामोश करवाती आई थी कि वहां से निकलने की काफ़ी देर तक मार्लेन रोती ही रही थी, जबकि दूल्हा साहब तो ड्राइविंग में ही मसरूफ थे। बस जब जब मामा की बातें कान में पड़ती तो ज़ेरे लब मुस्कुरा देता कि कोई बहू से भी इतना प्यार करता है। लेकिन वो शायद जानता नहीं था मार्लेन अब उसके नाम के साथ जुड़ चुकी थी और इन्हें तो प्यार ही इतना था। अपनी जान के टुकड़े से तो उसकी बीवी से क्यों ना प्यार करती वो, जबकि वो थी भी उनकी पसंद ही। बस थोड़ी सी खामोश तबीयत की मालिक थी। गाड़ी रुकते ही उसने पहले अपनी इंशरा जान के लिए दरवाज़ा खोला था। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे, अब ज़रा अपनी बेगम को भी बाहर ले आइए। मार्लेन की साइड का दरवाज़ा खोलते उसके आगे अपना हाथ किया था ताकि वो आराम से बाहर आ सके, जबकि वो शर्माती हुई अपने कांपते हाथ को उसके हाथ में दे गई थी। निकाह के पाक रिश्ते के बाद ये उनका पहला लम्स था जो दोनों ने ही बखूबी महसूस किया था। ज़ावियार बेटे बहू को कमरे में ले जाइए, बहुत थक गई होंगी। घर में दाखिल होते ही इंशरा जान ने हज़ारों के कई नोट दोनों के सर से फाड़ कर मुलाजमों में बांट दिए थे और उसे आराम के गर्ज से कमरे में ले जाने को कहा था, जिसे ज़ावियार ने सुनते ही ऐसे ही उसका हाथ पकड़े अपने कमरे का रुख किया था। उसे बेड पर बिठाते खुद दरवाज़ा बंद करते अलमारी में से एक छोटी सी डब्बी निकाली थी और उसके पास बेड पर बैठते वो डब्बी उसके हाथ से पकड़ते उस पर रखी थी। ये आपकी मुंह दिखाई है। असल में मैं बहुत ही प्रैक्टिकल सा बंदा हूँ। सबसे ज़रूरी काम पहले करने की आदत है, इसलिए सोचा पहले आपका हक आपको दे दूँ। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये घूंघट उठा लूँ। उसने फ़कत सर को हाँ में जुम्बिश देके गोया इजाज़त दी थी। ज़ावियार ने नरम नज़रों से उसकी तरफ देखा था। बिलाशुबा वो खूबसूरती का पैकर थी, लेकिन उसे जो चीज़ पसंद आई थी वो उसकी शर्म से झुकी पलकें थीं। उसे थोड़ी से पकड़कर चेहरा ऊपर किया था। जब मार्लेन की नज़रें भी उससे दो चार हुई थीं। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की आंखों में खोए थे। मार्लेन ने शर्माकर नज़रें झुका ली थीं। एक खूबसूरत मुस्कान ने उसके चेहरे पर अहाता किया हुआ था। उसकी सहेली जैसी बहन आज अपने घर की हो गई थी। वो यही सोच रही थी कि वो उसके बगैर कैसे रहेगी, लेकिन वक्त सिखा देता है और वो भी सीखी जाएगी। यही सोचते वो करवटें ही बदलती रह गई। रात का 1 बज चुका था और नींद आंखों से कोसों दूर थी। अपने बाल संवारते सर पर दुपट्टा लेते वो नंगे पांव ही सहन में आई थी, लेकिन यहाँ तो हर तरफ खामोशी और अंधेरा ही था। वो आराम से लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ती छोटी सी छत पर आ गई थी और मंदिर से कमर टिका के आसमां की तरफ अपना रुख कर गई थी। कल तक वो अपनी बहन के साथ यहाँ आकर उससे ढेरों बातें करती थी और अपनी हरकतों से उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। अपनी आपी को मुस्कुराते देख वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी। उसका कोई भाई तो नहीं था जो उसके लाड उठाता, आपी ही उठाती थी। अब वो भी चली गई थी उसे छोड़कर। वो इन्हीं सोचों में थी जब उसे अपने बिल्कुल पीछे कान के करीब किसी की सरगोशी महसूस हुई थी। इससे पहले वो डरकर चीख पड़ती। मुकाबिल ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ जमाया था। मुबादा आवाज़ सुनकर कोई ऊपर ही ना आ जाए, वरना तो आज उसकी फेंटी यकीनी थी। मुंह पर हाथ जमाते उसने गादा का रुख अपनी तरफ किया था। चांद की मध्यम रोशनी में जब उसे अपने मुकाबिल खड़े शख्स का चेहरा नजर आया तो उसकी जान में जान आई, वरना वो कोई चोर डाकू ही समझी थी। मैं हाथ हटा रहा हूँ, शोर मत मचाना, ओके? ये क्या हरकत की है आपने? कोई ऐसे चोरों की तरह आता है? आना ही था तो सुबह आते सामने से। अगर इस वक्त बाबा जान या अम्मा जान ने देख लिया तो आपकी शामत पक्की है, साथ साथ मेरी भी।
अपने दुपट्टे को एक बार फिर सही करते, वो यहाँ वहाँ देखते उसे वहाँ वक्त का एहसास दिला रही थी, जैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि वो तो उसकी रोई रोई सूजी हुई आंखें और सुर्ख नाक देख रहा था। अमूमन तो हीरोइनें हसीन तरीन लगती हैं, लेकिन इस वक्त वो इसे किसी कार्टून से कम नहीं लग रही थी। पता नहीं कौन लड़कियां होती हैं जिनके बारे में सब कहते हैं रोते हुए प्यारी लगती वगैरह वगैरह। यहाँ तो मामला ही उल्टा था। वैसे तुम इस तरह रोई रोई सूजी आंखों से बहुत फनी लग रही हो। अगर रात का ये पहर ना होता तो मेरे कह के रुके नहीं थे, लेकिन चलो फिर कभी किस्मत में मौका मिला तो ज़रूर फ़ायदा उठाऊंगा और पूरा पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। खामोशी से कुछ देर देखने के बाद वो फट पड़ी थी। आप ना चुप हो जाएं, एक तो मैं यहाँ उदास हूँ और आप मुझ पे हंसने की बातें कर रहे हैं। चलो अभी नहीं फिर कभी सही। मुंह बनाकर उसकी नकल उतारते वो वाकई उसे मुस्कुराने पे मजबूर कर गई थी। आप रात के इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, आपको पता है ना। उसे बहुत मायूब समझा जाता है। वो अब बिल्कुल संजीदगी से दरियाफ्त कर रही थी। मुझे सब मालूम है, मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी इज्जत पर हर्फ आए। कोशिश की थी, बहुत कंट्रोल किया था खुद पर, लेकिन तुम्हारा रोता हुआ चेहरा बार बार नजरों के सामने आते मुझे बेचैनी हो रही थी, इसलिए दिल के हाथों मजबूर होकर आया हूँ। वो शायद नादिम सा था इस वक्त आने पर। बादल की आंखों में उसे सच्चाई वाज़े नजर आ रही थी, तो उसे भी आगे कुछ कहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये भी सच था कि अगर कोई ऐसे उसे यहाँ देख लेता तो क्या से क्या हो सकता था। इस बात का अंदाजा इन दोनों को ही था, इसलिए वो उसे भेजना चाहती थी, लेकिन उसे देखकर यही लग रहा था वो भी यही चाहता है। गादा अपना रुख एक बार फिर से आसमां की तरफ कर लिया था। मुझे आपका यहाँ आना अच्छा लगा। मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र थी, लेकिन आप ये भी जानते हैं शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, और वो भी जब एक लड़का लड़की अकेले हों। मैं आप पर ना शक कर रही हूँ ना ही कोई तंज, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है। अरे जा रहा हूँ बाबा, जा रहा हूँ। मुझे सब पता है, पहले कभी ऐसा हुआ भी तो नहीं है ना। लेकिन आज मालन आपी की रुखसती पर तुम्हारी हालत देखी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी ये अमल हो गया। लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। और अब फिर से ना रोने लग जाना। एक दिन सबने ससुराल जाना है, अब तुम भी तैयारी पकड़ो अपनी बाकी का मेरे पास आकर रोना, तब मैं खामोशी भी अच्छे से करवाऊंगा। अब तो भाई हाथ भी नहीं पकड़ सकते, बकौल आपके नामहरम जो ठहरे। लेकिन मैडम, आपके महरम बनने का शर्फ बस हमें ही हासिल होना है फ्यूचर में। शरारत से कहते वो उसका गुलनार होता चेहरा अपनी आंखों में समाये। जैसे आया था वैसे ही वापसी की राह ली थी। पीछे वो उसे बंदरों की तरह दीवार फलांगते देखते मुस्कुरा रही थी। वो उसका ध्यान बटा गया था। अब वो थोड़ा आराम करना चाहती थी। कमरे में आते दोबारा वही सब सहन में चला था, लेकिन बादल की बातें याद करते वो सोने के लिए लेट गई थी। उसकी दुआ थी उसकी आपी की दुनिया भर की सारी खुशियां मिले और उनका शौहर सिर्फ और सिर्फ उनसे ही मोहब्बत करे, उनके बगैर उसका दिल ही ना लगे। अब ये दुआ वो हर नमाज में मांगने वाली थी। दिन पर लगाकर उड़ रहे थे। देखते देखते उनकी शादी को 3 माह का अरसा गुजर गया, तो वो ज़ावियार की संगत में खुश थी। रब ने वाकई उसे मोहब्बत करने वाला शौहर अता किया था। बस उसके कुछ अपने ही कानून थे जिन पर से वो खुद भी नहीं हट सकता था। वो हर तरह से उसका ख्याल रखता था जैसा कि एक शौहर को होना चाहिए। कुछ दिनों से मार्लेन को अपनी तबीयत गिरती हुई महसूस हुई थी। तब इंशरा बेगम ने अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उसका चेकअप करवाया था, और जो खुशखबरी इनको मिली थी उसको सुनकर ढेरों मिठाइयाँ मुतक़सीम कर चुकी थीं। खुद भी उसका ध्यान रखती थीं और ज़ावियार को भी ताकीद करती। ज़ावियार के लिए एहसास बहुत ही खुशगवार सा था कि अब वो बाबा बनने वाला है, बाप के ओहदे पर फाइज होने वाला है, और ये खुशी उसके चेहरे से छलकती थी। इधर जब गादा को ये खुशखबरी मिली तो उसका बस नहीं था उड़कर आपी के पास पहुंच जाए। अम्मा जान, गादा और बाबा जान सब उससे मिलकर आए थे। गादा तो अब अक्सर उसके पास रहने भी चली जाती थी। फूफो भी आकर उसे मुबारकबाद दे गई थी। गोया सभी इस नए मेहमान के आने की खबर से खुश थे। गादा जॉब अब भी कर रही थी। उसने बादल से कह दिया था शादी के बाद उनकी मर्जी चलेगी, लेकिन फिलहाल उसे जॉब करने दी जाए, और उसे क्या इतराज हो सकता था भला। दिन महीनों में बदल गए थे। मालिन को 8वां महीना चल रहा था। उसकी हालत के पेशे नज़र इंशरा जान ने बहुत पहले ही उसका कमरा नीचे शिफ्ट करवा दिया था। अब तो उसका और भी खास ख्याल रखने लगी थी। मालिश करवाने वाली से रोज़ उसके पैरों की मालिश करवाती, क्योंकि अब अक्सर उसके पैरों पर सूजन रहने लगी थी। था तो ये सब नॉर्मल, आखिरी महीनों में ये सब होता ही रहता है, लेकिन इससे पाँव में दर्द बढ़ जाता है, इसलिए वो तो एक एक बात का खास ख्याल रख रही थी। गादा भी उनके पास ही आ गई थी। वो हर तरह से अपनी आपी का ख्याल रखती। काफ़ी देर बैठकर इंशरा जान से उनके किसी और बच्चों को कैसे संभालते, हमल में कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता। ज़ावियार का रवैया इससे ठीक ही था। उनकी आपस में बहुत कम ही बातचीत होती थी। मालैन को डॉक्टर ने तारीख दे दी थी। अब तो गादा और इंशरा जान उसका और भी ख्याल रखती। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। उस केस में अब तक कोई भी पेचीदगी नजर नहीं आई थी, इसलिए सभी खुश थे। ज़ावियार ने तो बच्चे के लिए बहुत सारी शॉपिंग भी कर ली थी। लड़के और लड़की दोनों के लिए खरीदारी की थी। उन्होंने अल्ट्रासाउंड पर यह पता नहीं करवाया था कि लड़का है या लड़की। उनकी बस दुआ थी जो भी हो सेहतमंद हो, बिल्कुल तंदुरुस्त हो। आज मामूल से हटकर मालैन का दिल किया था गोलगप्पे खाने का,
और इंशरा जान खुद उसके लिए घर में गोलगप्पे बना रही थी। साथ में गादा भी मौजूद थी। वो अब बाजार की कोई चीज़ खिलाकर उसके बीमार तो नहीं कर सकती थी, इसलिए खुद बनाने का फैसला किया। अपनी जवानी में वो भी बहुत शौकीन थी इन खानों की। गादा बेटा, इमली का पानी चढ़ा दो चूल्हे पर। जी आंटी, और काला नमक भी डाल दिया है। ये तो बहुत अच्छा किया। मैं जब तक गप्पे फ्राई करूं ये पानी भी तैयार हो जाना है। अब आप इसमें आधी चम्मच अजवाइन डाल दें, साथ में 1 कप चीनी और जो चाट मसाला पड़ा है ना साइड पर वो भी डाल दें। ओके आंटी, अभी डालती हूँ। वो उनके कहे के मुताबिक बारी बारी सारी चीज़ें ऐड करते जा रही थी। अरे वाह आंटी, ये गप्पे इतने अच्छे से कैसे तैयार हुए, वो भी एकदम कड़क। उसने एक एक को पकड़कर तोड़ते चेक किया था। अरे ये तो सबसे आसान था। बस 2 गिलास सूजी ली और 1 चम्मच ऑयल और आधे कप से भी कम मैदा। इसको गूंथकर थोड़ा वक्त दे दो और आधे घंटे बाद बेल के किसी भी गोल शेप के सांचे से इसको शेप दे दो और नॉर्मल आंच पर फ्राई कर लो, जो कि मैं कर रही हूँ। दही की चटनी तो तैयार है। वो तो सबसे आसान था। मीठी चटनी के लिए बस गुड़ में पानी डालकर पकाया है और वो देखो गोलगप्पे का खट्टा पानी भी तैयार हो गया। अब उसे निकाल कर रख दो और ठंडा करके फ्रिज में रख दो। 5 से 10 मिनट। मेरा काम भी हो गया। मैं ज़रा मालिन को देखाऊं। जी आंटी, आप जाएं, मैं देख लेती हूँ। वैसे आंटी, बहुत शुक्रिया, आपने तो आज मुझे इतनी आसान रेसिपी सिखा दी। अब मैं खुद बनाकर खाया करूँगी गोलगप्पे। बच्चे, इसमें थैंक्स की क्या बात। तुम भी बेटी हो मेरी, इतनी मदद कर रही हो, वरना मैं अकेले कैसे संभालती सब कुछ। हमेशा खुश रहो। उसे दुआएं देते वो खुद मालिन के पास चली गई थी, जो आज कुछ उदास उदास सी थी। पता नहीं, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे उसकी उदासी बढ़ती जा रही थी। बच्चे किस सोच में गुम हो, मैं देख रही हूँ बहुत उदास रहती हो। नहीं मामा, उदास कैसा होना, बस थोड़ा डर लगता है कैसे होगा सब, कैसे मैं मैनेज कर पाऊंगी। अरे तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो, मैं हूँ, तुम हो, जावियार है, हम सब मिलकर करेंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तो परेशानी छोड़ो और आओ। मैंने और गादा ने तुम्हारे लिए खास खुद घर के हेल्दी गोलगप्पे बनाए हैं। जी चलें, फिर तो बहुत मज़े वाले बने होंगे। वैसे आपको पता है गादा को कुछ भी खास बनाना नहीं आता और ना उसे शौक है। अरे बच्ची ने बहुत दिल से काम किया है और सही कहा है। अब तो कहती भी अब खुद बनाया करूंगी घर। वाकई बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह नसीब अच्छे करे। तुम बता रही थी उसकी फूफो तारीख मांग रही हैं, हो गई तारीख पक्की? नहीं मामा, अभी नहीं हुई। सब मेरी वजह से देर कर रहे कि मैं फारिग हो जाऊं। फिर बातों बातों में 2 महीने बाद का कहा था फूफो ने। चलो ये भी सही है, गादा भी अपने घर की हो जाएगी। बेटियां तो होती ही पराई हैं। शायद अल्लाह ने मुझे इसीलिए बेटा दिया, वरना मैं आज अकेली होती। लेकिन मेरी बेटी की ख्वाहिश तुमने और गादा ने मिलकर पूरी कर दी है। अब तो लगता है एक मांगी थी अल्लाह ने 2-2 बेटियां दे दी हैं। थोड़ी देर पहले वो सब लॉन में आकर बैठी थी। अब गादा शाम की चाय बनाकर ले आई थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मेरी छोटी इतनी बड़ी हो गई है। वैसे मानना पड़ेगा, तुम तो मुझसे भी अच्छा कुक कर लेती हो। बस आपके जाने के बाद अम्मा जान ने मुझे भी सिखाकर ही दम लिया है और जो जो नहीं आता था वो आंटी ने सिखा दिया। अब आप मुझे कुक नहीं बल्कि मास्टर शेफ कहें। अपने फर्जी कॉलर झाड़ते वो खुशी से चहक रही थी। जावियार के आते ही वो दोनों रात का खाना खाने के बाद लॉन में चहलकदमी करके कमरे में आए थे। जावियार ने उसकी साइड पर अच्छे से तकिए की मदद से उसे सपोर्ट दी थी ताकि वो आराम से करवट के बल लेट सके। अब वो करवट नहीं ले सकती थी, इसलिए वो हर रोज़ ऐसा ही करता था, जिसकी वजह से वो बहुत आराम और पुरस्कून होकर सोती थी। जावियार भी, एक बात पूछूं आपसे? जी बेगम पूछिए। आप 2 पूछ लें, मैं टैक्स नहीं लूँगा। अपनी आदत के बरक्स आजकल वो बहुत कुछ खुश होकर बोल जाता था। इंशरा जान अक्सर उसे समझाती थी कि एक औरत के लिए तख्लीक के अमल से गुजरना आसान हो जाता है जब उसका हमसफ़र हर कदम पर उसके साथ हो, पास हो, उसे अपने होने का यकीन दिलाए। और वो इन सब बातों पर अमल कर रहा था और इसे वाकई खुशी हो रही थी। उसे मारलैन अब और भी ज़्यादा प्यारी लगने लगी थी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे ना? आप एक काम करना, गादा को बुलवा लेना, वो बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी और बहुत ज़्यादा प्यार भी देगी बच्चे को। ये कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब मैं ऐसी बकवास ना सुनूं। तुम्हारे मुंह से आंखें बंद करो और सो जाओ। अचानक ही उसे गुस्से में डांटते वो टेरेस पर आ गया था और खुद सिगरेट सुलगाकर आसमान पर मौजूद तारों को बड़े गौर से देख रहा था। उसने बहुत बहादुरी से अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात का सामना किया था, लेकिन अब उसमें बर्दाश्त नहीं थी किसी को भी खोने की। और आज मालान की बात सुनकर वो वाकई खौफजदा हो गया था। अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो बिल्कुल टूट जाएगा। वो उसकी बीवी थी, उसे कैसे उससे मोहब्बत ना होती। और जब से उसे ये खबर मिली थी वो हमेशा खुश रहने लगा था और ये बदलाव ऑफिस वालों के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ से वो भागकर कमरे में दाखिल हुआ था जहां मारलैन दर्द से मुट्ठियां बंद किए लेटी हुई थी। बावजूद कोशिश के वो मुंह से आवाज़ नहीं निकाल पा रही थी। जावियार ने आगे बढ़ते उसके भारी वजूद को बाहों में भरा था और जोर से आवाज़ देते इंशरा जान को बुलाया था।
खुद संभल कर सीढ़ियों से उतरते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। इतने में गादा और इंशरा जान भी आ गई थी। वो जल्दी से उसे लेकर अस्पताल पहुंच गए थे। उसे लेबर रूम में ले जाया गया था। करमान खान, गुल बेगम, पिस्ता बेगम और बादल खान भी आ गए थे। तकरीबन आधे घंटे बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आई थी। उनको बेटी होने की खबर देते उन्होंने जो दिल चीर देने वाली अगली खबर सुनाई थी, उसे सुनकर सभी सकते में चले गए थे और बेयकीनी से डॉक्टर को देख रहे थे। आया जो अभी उन्होंने कहा, कहीं वो कोई मजाक तो नहीं? 1 साल बाद नूरे हबूर कहाँ है? मेरा बच्चा। गादा उसको ढूंढती ढूंढती बाहर आई थी और हमेशा की तरह वो लॉन में मौजूद मट्टी उखाड़ उखाड़ के खा रही थी। उफ हबूर, कितनी दफ़ा मना किया है आपको, अच्छे बच्चे मट्टी नहीं खाते। ये कोई खाने की चीज़ है बेटा? इसमें चीज़ें उगा कर खाते हैं। तुम तो लगता है अपने मुस्तकबिल में बादल चाचू के साथ खेतों में काम करने वाली हो, यही लगता है मुझे। अपनी छोटी सी गुड़िया की हरकतें देखकर गादा उसके हाथों से मट्टी लेकर वापस दूर फेंकी थी और अब उसके साथ सामने बैठकर प्यार से उसके नन्हे नन्हे हाथ साफ करते उसे बता रही थी कि वो क्या बनने का इरादा रखती है मुस्तकबिल में। और हबूर को शायद उसकी बात भी पसंद आई थी, इसलिए क्रॉलिंग करते हुए उसके करीब आई थी और जिस हाथ में मट्टी छुपाई थी वो उसके दाएं गाल पर लगा दी थी। उसका तो मुंह ही खुल गया था, जिसे देखते वो मुसलसल मुस्कुराते उसे देख रही थी। शायद नहीं बल्कि यकीनन उसे अपनी खाला की ये लुक पसंद आई थी। अभी उसने बोलना स्टार्ट नहीं किया था, बस थोड़ा बहुत जो लफ्ज़ निकलता तो बोल लेती, गादा को कहती, जबकि वो बहुत बार उसे खाला बोलना सिखा चुकी थी। लेकिन मजाले जो वो बोल ले, अपनी तरफ से ही वो उसे मम बुलाती थी। मी मट्टी को कहती, जावियार को बी कहकर बुलाती। वो दोनों बातों में इतनी मगन थी कि पता ही नहीं चला कि कोई वजूद उनके पीछे खड़ा है। बादल के जिक्र पर उसकी आंखों में साफ गुस्सा छलका था, जिसका उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं हो सका था कि उसे क्यों इतना बुरा लग रहा है, जबकि उसे मालूम था अब जल्द उसकी और गादा की शादी होने वाली है। सारी सोचों को झटक कर वो आगे बढ़ा था और नूरे हबूर को अपनी गोद में लिया था, जो बाप को देखकर उसकी तरफ हुमक रही थी। गादा इन दोनों को वहीं छोड़कर खुद अंदर की तरफ बढ़ गई थी। मेरी शहजादी ने बाबा को याद किया? हाँ किया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबा ने भी अपनी शहजादी को बहुत याद किया। पूरा दिन मुस्कुराते हुए उसे गुदगुदी करते दोनों खिलखिलाकर हंसे थे और ये सिर्फ तभी होता जब वो पूरा दिन गुजरने के बाद एक साथ होते। उसे हादसा कहते या किस्मत, लेकिन सब कुछ ऐसे ही लिखा था। मालैन की उम्र ही इतनी थी, वो इतनी ही उम्र लिखवा कर आई थी और मौत तो बरहक है, सोते में भी आ जाती है अगर लिखी हो तो। लेकिन वो माँ के ओहदे पर फाइज होते, जिंदगी की बाजी हार गई थी। जहाँ सबके लिए ये बहुत बड़ा सदमा था, वहीं नूरे हबूर की वजह से सबको इस फेज से बाहर आना ही पड़ा और इस मुश्किल वक्त में एक गादा ही थी जिसने सबको संभालने के साथ साथ हबूर की भी जिम्मेदारी ली थी और वो निभाई भी थी। जावियार को तो चुप लग गई थी। पूरे 24 घंटे बाद उसे जब होश संभाला तो पहला ख्याल अपनी नन्ही परी का आया था, जिसे गादा के पास सही सलामत देख उसे जहाँ सुकून आया था वहीं उस बच्ची छीन कर बेसुकून भी रहा। तब उसे पता चला कि उसे वो अकेले नहीं संभाल सकता। गादा बगैर बुरा मनाए हबूर के पास आ गई थी। अब वो हफ्ते के 3 दिन अपने घर गुजारती हबूर के साथ और बाकी के 4 दिन इंशरा जान के पास। हबूर को इससे उनसियत सी हो गई थी। अब वो गादा के बगैर रह भी नहीं पा रही थी। उसे ममता का एहसास उससे ही महसूस होता था, इसलिए उससे लगाव ज्यादा हो गया। अब तो 3 हफ्ते हो गए थे और गादा यहीं थी। अभी वो नहाकर बाहर निकली थी कि बादल की कॉल देखते उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन ओके किया था और स्पीकर पर डालकर अपने बाल ड्राई करने लगी। अपने महबूब पर भी नजरें करम कीजिए ज़रा, आपकी एक नजर करम के इंतज़ार में कहीं जान ना निकल जाए। वो अपने दिल की बात उस तक पहुंचाते अब खामोशी से उसे महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे मालूम था हमेशा की तरह एक ही जवाब आने वाला है और वो दिलो जान से मुंतज़िर था। इस जवाब का मुंतज़िर था, जबकि उसके ये अल्फाज सुनते उसकी धड़कन मुंतशिर हुई थी। चेहरे का रंग अलग तब्दील हुआ था। खुद पर काबू पाते वो खुफकी से गोया हुई थी। आपको मैंने कहा भी है अभी ऐसी बातें ना किया करें। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं शादी के बाद ऐसा कहा करूं? चलो ये भी ठीक है, तब तो अमली तौर पर भी अपनी दिली कैफियत का एहसास दिलाऊंगा। इतना सुनना था कि उसने फौरन से फ़ोन काटा था। उसे अपने दिल की धड़कन कानों में महसूस हुई थी। वो वाकई बहुत बेबाक था। अपने दिल पर हाथ रखते उसने खुद को नॉर्मल किया था, जबकि खिड़की के पास खड़े मौजूद के जिस्म में एक सर्द लहर सी दौड़ी थी। अपनी गिरफ्त हाथ में मौजूद गिलास पर सख्त करते एक चनाक से गिलास टूटा था और उसके हाथ को भी जख्मी कर गया था। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। कैसे कैसे वो शादी के बारे में सोच सकती है? उसे कोई हक नहीं पहुंचता ये सब बातें करने का।
ये सोचने का, क्योंकि वो हमेशा यही रहेगी हबूर के पास। मुझे इससे ज़रा लगाव नहीं, लेकिन अगर वो चली गई तो हबूर का क्या होगा? वो कैसे रहेगी? नहीं, मैं किसी भी कीमत पर यह सब होने नहीं दूंगा। मेरी बेटी को उसकी ज़रूरत है और वो खुद भी तो नूरे हबूर के बगैर नहीं रह सकती। तो मैं ये सब इन दोनों के लिए ही करूँगा, ताकि वो दोनों करीब रहें। फिर उसके लिए मुझे इस बातोनी और झल्ली सी कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना करना पड़े। मैं इसको मुंह मांगी कीमत दूंगा। इसे बस बदले में करना ही क्या है? मेरी बेटी का ख्याल रखना है, 24 घंटे इसके पास रहना है, उसकी देखभाल करनी है। अपने जहन में वो पूरी प्लानिंग कर चुका था, लेकिन ये तो तय था वो गादा को किसी भी कीमत पर हबूर से दूर होने नहीं देगा। अब देखना ये था वो अपनी बच्ची के लिए जुनून की किस हद तक जाता है। लेकिन जो भी होना था वो भी उनकी किस्मत ही थी। ना किस्मत पर पहले किसी का जोर चला है, ना आज चलना था। पिस्सा बेगम आज बहुत मसरूफ़ थीं। एक तो पूरे घर में वो अकेली ही खातून थी। वो तो शुक्र था अब बादल ने उनके लिए मुलाजमा रख दी थी, जिसकी मदद से वो जल्दी काम निपटा लेती थी। आज देवरानी यानी बादल की चची असलिहान खातून आ रही थीं और उनकी फैमिली भी, जिनमें उनकी बेटी अनूद और उनके शौहर वासिफ खान भी थे। अनूद की नज़र कमज़ोर थी, उसे डायरी लिखना बहुत पसंद था। वो ख़ानदान में बिल्कुल खामोश और नरम तबीयत की वजह से मशहूर थी, जबकि बादल को सख्त चिढ़ थी उसकी ऐसी आदत से। इस आदत की वजह से बचपन से उसकी सब मिसालें देते, जिसकी वजह से वो खुद नरम मिजाज का हामिल बिगड़ जाता था। खैर, ये सब तो बचपन की बातें थीं। अब तो वो सब जवान हो गए। अगले दिन गादा ने हबूर को खुद बाग में छोड़ दिया था। अब आगे का तमाशा देख रही थी, जब वो बुरे बुरे मुंह बनाती वापस आ रही थी, क्योंकि आज इस मिट्टी पर करेले का जूस डाला था, जिसको खाने के बाद कड़वा महसूस करते वो वापस से उसके पास आई थी। और अब उसका इरादा चॉकलेट लेने का था, जिसकी लालच उसे पहले दे दी थी, जो वो ठुकराकर अपने पसंदीदा मट्टी खाने चली गई थी। गादा ने मुस्कुराते हुए उसे सीने से लगाया था और उसके दोनों गाल चटाचट चूमते उसके हाथ धुलवाकर उसे चॉकलेट थमाई थी, जिसे अब वो बहुत शौक से खा भी रही थी और अपने कपड़े और मुंह भी गंदा कर रही थी। अगले 3-4 दिन तक लगातार ये करते वो बाकायदा उसकी मट्टी खाने वाली आदत छुड़वा चुकी थी। अब अगर वो उसके सामने भी लाकर रख देती तो वो रुख मोड़ लेती। वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गई थी और ये सब यूट्यूब की वजह से हुआ, जहां उसने सर्च किया था और जो उसे तरीका सही लगा उस पर अमल कर दिया। वो कामयाब भी हुआ। एक तरीका तो मट्टी पर मिर्च लगाने का भी था, तो इससे फ़ौरन ही आदत छूट जाने की 100% गारंटी दी गई थी, लेकिन ये रिस्की था। वो अब अपनी जान को तकलीफ में तो नहीं देख सकती थी, इसलिए इस पर अमल किया। इंशरा जान भी उससे काफ़ी मुतासिर नजर आ रही थी। वो तो जितना उसका शुक्रिया अदा करती कम था, जिसने इतने मुश्किल वक्त में ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी पोती को भी बहुत अच्छे से संभाल लिया था। उनके दिल में एक ख्वाहिश आई थी, लेकिन वो इतनी खुदगर्ज नहीं थी कि ये जानने के बावजूद कि उसकी मंगनी हो चुकी है वो ये सब कहती, लेकिन जब भी उसे यूं देखती तो दिल में ख्वाहिश जाग जाती। बेटा, अब नूरे हबूर मुझे दो और तुम जाकर कपड़े तब्दील कर लो। बादल आने वाला है, वो तुम्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाना चाहता है और ये भी सही है, तुम जाओ इसके साथ। यही तो वक्त है एक दूसरे को जानने का। शादी के बाद आसानी होगी। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। जी आंटी। वो खामोशी से हामी भरते अंदर की तरफ बढ़ी थी, जब वो बहुत अचानक से उसके सामने आया था और बाजू से पकड़ते उसे अपने कमरे में ले गया था। ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़े मेरा। उसे तो गुस्सा ही आ गया था, वो जिसने आज तक ऐसी कोई हरकत बादल को करने नहीं दी थी। ये बददिमाग शख्स कैसे धड़ल्ले से सर अंजाम देते अब सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं, जो अभी तक तुम जानती नहीं हो। आप अपनी फजूल की बातें अपने पास ही रखें। मुझे कोई शौक नहीं सुनने का, तो मानना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले। आज के बाद मैं ऐसी कोई भी हरकत ना देखूं। आप हटे रास्ते से। उंगली उठाकर उसे वार्न करते वो वहां से जाने के लिए उसकी साइड से गुजरती कि वो उसके सामने दीवार की सूरत खड़ा हो गया था। मैंने कहा ना मेरी बात सुने, और जवाब दिए बगैर तुम नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। जरा सख्ती से उसे कहते इशारा किया था। सामने सोफे पर बैठने का नाचार उसे उसकी बात मानना ही पड़ी, वरना कोई बेद नहीं थी कि वो उसे जाने ही ना देता। और ऐसा पिछले 1 साल में पहली बार हुआ था, जब वो वापस से उसे वैसा ही लगा जैसा वो हमेशा से समझती थी। मैं साफ और सीधी बात ही करने का आदी हूँ, इसलिए ये सामने पेपर पड़े हैं, इन्हें गौर से पढ़ लो और इसके बाद अपने जवाब की सूरत इस पर दस्तखत कर देना। खुद दूसरे सोफे पर टांग रखकर बैठते वो बगौर उसके तासरात देख रहा था, जो सामने मौजूद कागजात पढ़ते तब्दील हो रहे थे। माथे पर शिकनों का जाल बिछता जा रहा था। ये क्या फजूल ड्रामा लगा रखा है आपने? मैं आपकी कोई भी शर्त नहीं मानने वाली और ना ही इस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स पर साइन करने वाली हूँ। आप अपनी ये प्रॉपर्टी के लालच किसी और को दीजिएगा, मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ, समझे आप? गुस्से से उसका तनफुस फूल चुका था। सब कुछ जानते हुए भी आखिर वो कैसे उसे पेपर मैरिज का कह सकता था? और इसमें भी ये साफ तौर पर लिखा था उसका इससे कोई वास्ता नहीं होगा। उसका काम बस बच्ची की देखभाल करना ही होगा, जिसके लिए वो उसे अपनी आधी जायदाद देने के लिए तैयार है।
क्या वो उसे लालची समझता था जो वो ये सौदा कर लेगी? वो तो अपनी भांजी की मोहब्बत में अब तक यहाँ ठहरी हुई थी, वरना कौन अपना घर छोड़कर कई कई दिन कहीं और ठहरता है। वो सब खानदान वालों की बातों को नज़रअंदाज करते यहाँ थी और उसके एहसान का ये सिला दिया जा रहा था उसे। उसने पेपर को कई टुकड़ों में फाड़ते उसके मुंह पर मारा था। मैं थूकना भी पसंद नहीं करती आपकी इस ऑफर पर, समझे आप? मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ, और हाँ, हो सके तो अपनी शक्ल मुझे ज़िंदगी में कभी मत दिखाइएगा। गुस्से से अभी वो बाहर निकलती जब उसके कानों में वो बात सुनाई दी जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। तो ठीक है, तुम ना सही तो कोई और सही, और वैसे भी अगर प्यार के लिए ना सही लेकिन दौलत का लालच देखकर कोई ना कोई तो हामी भर ही लेगी। लेकिन एक बात याद रखना, आज इस घर जाने के बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, और नूरे हबूर पर तो मैं ऐसी लड़की का साया भी पड़ने नहीं दूंगा जिसे बस अपनी शादी की पड़ी है। इस मासूम से कोई लेना देना है ही नहीं, और वैसे भी अब शादी के बाद तो तुम यहाँ आ भी नहीं पाओगी, तो ये तो तुम्हारे लिए और भी आसान होगा। सारा इल्ज़ाम मुझ पर डालकर आराम से अपने आशिक कज़न से शादी रचा लेना। अपने अल्फाजों के साथ उसने उसकी समात में जहर घोला था। वो इसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी लेकिन दे नहीं पाई थी, और खामोशी से नीचे मौजूद बादल के साथ घर चली गई थी। जाते हुए इस नई परेशानी की वजह से वो हबूर अपनी जान से भी नहीं मिल पाई थी, जिसका अफसोस उसे बाद में हुआ था। लेकिन तय तो था, वो उसकी बात नहीं मान सकती थी। वो कैसे ये सब कर सकती थी? बचपन से किसी का नाम अपने साथ जुड़ते सुनते आया था, और उसके बाद ये सब। आज बादल कितना खुश था जब उसे लेने आया था, लेकिन उसे परेशान देखते बहुत पूछने की कोशिश की। जब वो नहीं बोली तो उसे थोड़ा स्पेस देने के गर्ज से कोई भी सवाल जवाब ना किया और सीधा घर ले आया। क्या ये सब सही था उसके साथ? नहीं, ये सब ना इंसाफी है उसके साथ, ये जानते हुए भी कि वो जुनून की हद तक उसे चाहता है, उसके बोले बिना उसकी सुनने समझने वाला है। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक अच्छा साथी है जो अपने जीवन साथी को हमेशा खुश रखेगा। उस पर नई सोचों के दराहे थे। वो करे भी तो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब वो इस घर में कदम नहीं रखेगी, बल्कि हबूर को भी यहीं बुलवा लेगी। इंशरा जान से कहकर ये आखिरी सोच थी। उसके बाद वो नींद की वादियों में उतर गई थी। आज जो तुम भी अपनी डायरी की दुनिया से बाहर, जब देखो ये मोटा सा चश्मा लगाकर उसे लेकर बैठी रहती हो। कोई और काम नहीं है तुम्हें? डरते उसने जल्दी से अपनी डायरी बंद की थी कि कहीं वो देखी ना ले। एक नज़र उसे देखने के बाद अपनी नज़रें फेर ली थी कि वो उसके दिल में मौजूद छुपे जज्बात पढ़ ना ले। नहीं, वो बस मैं तो ऐसे ही लेकर बैठ गई थी। जब वो सामने होता उसकी यही हालत होती थी। एक लफ्ज़ वो सही से बोल नहीं पाती थी, और अब भी वो यही हुआ था। जबकि उसका जवाब यूं टूटे फूटे लफ्ज़ों में सुनते बादल चिढ़ गया था और उसे घूरते बाहर चला गया था। वो अपने दिल पर हाथ रखती अपनी धड़कन को काबू में करने की कोशिश कर रही थी, जो उसे देखते बेकाबू हो गई थी। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो चुकी थीं, और ये सब बादल की ख्वाहिश पे हो रहा था। जब उसने अपनी अम्मा जान से बात की तो हो सकता था वो उसकी बात ना मानती, इसलिए इस महीने की आखिरी तारीख रखी गई थी शादी, जबकि निकाह एक हफ्ते पहले ही करना था, यानी 10 दिन बाद जुमा की नमाज के बाद निकाह की रस्म अदा होना थी। अचानक से ये शादी के ख्याल कैसे आया, किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया था। लेकिन गादा जानती थी ये सब उसके कहने पर ही तो हो रहा था। बादल से बात करने से पहले वो उनके घर आई थी। आई तो परेशान होकर थी, लेकिन गई वो खुशी खुशी थी। बादल तो इसी इंतजार में बैठा था। शायद जी भर कर उसने खुशी का इजहार किया था। सारे काम वो खुद कर रहा था। दूसरी तरफ जब ये बात ज़ावियार को पता चली तो गुस्से से उसका हाल बुरा हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था जाकर उस बदतमीज लड़की को सख्त से सख्त सजा देता, लेकिन ये शादी तो वो होने देने नहीं वाला था। ये उसने सोच रखा था एंड टाइम पर वो ऐसा कुछ करेगा जिससे फल सीधा उसकी ही झोली में गिरेगा। ये सोचकर वो दिल से मुस्कुराया था। अभी उसे ये मालूम ही नहीं था किस्मत उसके साथ कितना बड़ा मजाक करने वाली है। किचन में मामी का हाथ बटाकर वो अब फारिग हुई थी। जब से शादी की बातें चली थीं उसका दिल बोझल सा और बुझा बुझा चेहरा रहने लगा था, लेकिन वो बहुत खूबसूरती से अपने चेहरे पर खुशी का टैग लगाए घूम रही थी। कभी कभी उसे गादा की किस्मत पर रश्क आता तो कभी कभी उससे हसद करने लगती। वो चुलबुली सी लड़की उसे अपनी बहनों की तरह ही ट्रीट करती थी, और उसकी यही मोहब्बत देख वो खुद पर अफसोस करती और अपनी सोच पर भी। लेकिन इस दिल का क्या करती जो लग बैठा था एक ऐसी जगह जहाँ से उसे कुछ नहीं मिलने वाला था, हमदर्दी भी नहीं। उसके पास अब खामोशी से सब होता देखने के अलावा अब कोई भी बाकी चारा नहीं था, और उसके लिए उसकी ये तरफा मोहब्बत ही काफ़ी। पता नहीं किन किन सोचों ने उसके दिमाग पर कब्जा किया हुआ था। इन्हीं सोचों में वो कमरे में आई थी और अपनी डायरी अपनी वाहिद साथी को यूं इस दुश्मन जान के हाथ देख उसका रंग फक हुआ था। कब सोचा था उसने कि ऐसा भी कुछ होगा, कभी वो यूं उसके सामने शर्मिंदा होगी। अपनी मोहब्बत पर क्या सोचता होगा वो सब जानने के बाद भी वो किसी और से प्यार करता है, और वो कोई नहीं बल्कि उसकी मंग है। फिर भी वो बेवकूफ़ उससे प्यार मोहब्बत जैसी खराबात में फंस चुकी थी।
वो अभी तक हैरान था, उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सारे अल्फाज ही छीन लिए गए थे। जिसे वो बच्ची समझता था, अपनी छोटी सी बेवकूफ़ कज़न, वो उसके ही बारे में ऐसे ख्यालात रखती है। इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि कुछ कर गुजरे ये, लेकिन वक्त होश से काम लेने का था। वो उसे प्यार से भी तो समझा सकता है ना, और उम्मीद है वो समझ भी जाएगी। लेकिन अगर ये बात बाहर गई तो कितनी बदनामी होगी चचा और चची की, और इसका क्या होगा? कौन करेगा इससे शादी? सवालिया निशान बनकर रह जाएगी। उसे समझाने के बाद वो सबसे पहले इस फसाद की जड़ डायरी को ही जलाएगा और किस्सा ख़त्म करेगा। ये सब क्या है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन छोड़ो इन सब बातों को। मैं जानता हूँ अक्सर नादानी में हो जाती हैं ऐसी गलतियाँ, तुमसे भी हो गई। मैं ये जलाकर किस्सा ख़त्म करता हूँ। तुम भी परेशान मत हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? वो बगैर उसकी सुने बस अपने ही कहे जा रहा था। वो चुप थी, उसके पास वाकई कोई जवाब नहीं था। लेकिन डायरी जलाने की बात करना, आखिर वो क्यों इतना जालिम था? ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी डायरी मुझे वापस कर दें। वो डरते हुए उससे अपनी डायरी लेने आगे बढ़ी थी। तुम पागल हो क्या? मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं? अगर नहीं आ रहा तो अपने दिमाग में एक बात घुसा दो, मेरी शादी जल्द होने वाली है, और जिससे होने वाली है मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और क्या चाहती हो तुम क्या चाहती हो? हाँ, किसी के हाथ ये डायरी लगे और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाए, वो शर्मिंदा हो। उन्होंने क्यों बेटी को जन्म दिया? पैदा होते ही मार देते तो अच्छा था। ये अल्फाज सुनना चाहती हो उनके मुंह से? अगर तुम भूल रही हो तो मैं बता दूं, हम पठान हैं, इज्जत की खातिर सर कटा भी सकते हैं तो काट भी सकते हैं। क्यों उनको रुसवा करने पर तुली हो? मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ, वरना तुम जानती नहीं चचा के गुस्से को। या तो तुम्हें जान से मार देंगे या किसी से भी ब्याह देंगे, इसलिए उसका जल जाना और किस्सा ही खत्म हो जाना बेहतर है। उसकी नज़रों के सामने उसने टेबल पर मौजूद मोमबत्ती उठाई थी और डायरी को जला दिया था। इससे पहले वो इस आग में हाथ डालती, उसने उसे कसकर पकड़ लिया था, और जब तक वो राख ना बनी उसने उसे छोड़ा नहीं था। ये बहुत गलत किया है आपने। क्या मैं आपसे बदले में मोहब्बत मांगी थी, आपका साथ मांगा था, या आपको गादा आपी से छीनने की कोशिश की थी? आखिर क्या किया था मैंने जो आपने मेरे साथ ये किया? बताएं मुझे। आज तक भी भनक भी लगने दी मैंने आपको कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था आप मेरा नसीब नहीं है। लेकिन अपने दिल का क्या करती? वो हो गया आपकी तरफ राग़िब। कसम ले लें, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ये सब खुद ब खुद हुआ है। माफ़ कर दें मुझे, माफ़ कर दें। मुझसे हुआ है गुनाह, आपसे मोहब्बत करने का गुनाह, जिसे आज तक छुपाती आई थी। आज करती हूँ मैं कबूल के अनूद शिराज खान को है मोहब्बत बादल शेर खान से। चीखते चिल्लाते हुए से वो कोई दीवानी ही लगी थी, जो सिर्फ एक डायरी जलने की वजह से यूं अपना आपा खो बैठी थी। उसे तरस आया था उसकी हालत पर। वो दीवानी किस साहिर के पीछे भाग रही थी, जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। कुछ भी ना बोलने वाली नरम दिल लड़की आज क्या से क्या हो गई थी। वाकई उसकी हालत काबिले रहम थी इस वक्त, लेकिन उसके आखिरी अल्फाज बादल जैसे इंसान का भी दिमाग घुमा गए थे। बादल ने भी बगैर लिहाज के रख कर एक थप्पड़ मारा था उसके दाएं गाल पर। अगर कोई बाहर उसकी आवाज़ सुन लेता तब इस वक्त एक तमाशा और इकट्ठा हो जाता। खामोश, बिल्कुल खामोश। क्यों अपने माँ बाप की रियासत को मट्टी कर रही हो? एक लफ्ज़ ना निकले अब तुम्हारे मुंह से, और बस अब ये किस्सा यहीं ख़त्म। ना पहले कुछ हुआ था और ना अभी। अब बिल्कुल नॉर्मल ही रहना सबके सामने, समझी मेरी बात, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसको वान करते वो कमरे से बाहर चला गया था। पीछे वो फूट फूट कर रोती थी अपनी किस्मत पर। ना महबूब मिला था और जो एक वाहिद साथ था वो भी चला गया। लेकिन आज बादल शेर खान के कहे अल्फाज उसका सीना चीर गए थे। इस इंसान के लिए वो अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह किए बगैर वो मोहब्बत कर बैठी, जिसे उसकी कदर तो दूर वो उसे इस काबिल भी नहीं समझता कि वो उसके सामने या साथ भी रहे। कमरे के अंदर से बंद करते वो वहीं टेक लगाकर आज आखिरी बार अपनी मोहब्बत का मातम मना रही थी। लेकिन वो क्या करती, उसके बस में कुछ नहीं था, ना पहले और ना अब। या अल्लाह, अगर वो मेरे लिए नहीं है तो प्लीज़ मेरे दिल से उसकी मोहब्बत को मिटा दे। मेरे मौला, मैं ये बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती, प्लीज़ अल्लाह मेरी मदद करे। रोते रोते वो अल्लाह से फरियाद कर रही थी। वो तो रहीम है, सब पर रहम करने वाला। उसकी भी दुआ अब शायद कबूल होने वाली थी, या और इम्तिहान अभी बाकी थे, ये तो वक्त ही बताने वाला था। आज जुमे का दिन भी आन पहुंचा था। निकाह से पहले ना जाने बड़ों के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही थी। वो सब एक कमरे में मौजूद थे, जहां आज सुबह ही इंफ्रा जान आ गई थी और अब उनकी एक मीटिंग चल रही थी, जो कि मजीद 1 घंटे बाद ख़त्म हो गई थी। तब बहुत खामोशी से निकाह की रस्म अदा की गई थी। लेकिन निकाह एक नहीं बल्कि 2 हुए थे। अब जहां पहले एक शादी की तैयारी करनी थी, वहां अब दूसरी शादी की भी तैयारियां करनी थी। सब लोग खामोश थे और ये खामोशी अब क्या तूफान लाने वाली थी, इससे कोई भी वाकिफ नहीं था। वहां मौजूद वो 4 नफूस भी नहीं जो आज एक मजबूत बंधन में बंध चुके थे, वो भी उम्र भर के लिए। दोनों तरफ से ना इतने एहतमाम से सारी तैयारियां की गई थी और ना ही बिल्कुल सादगी से, जैसे हालात से सब गुजरे थे। कोई भी इतना हंगामा नहीं चाहता था। उसके बावजूद भी सब कुछ
बहुत ही अच्छे तरीके से पाया तकमील तक पहुंचा था और दोनों रुखसत होते अपने अपने घर की हो गई थीं। कई दिल उदास थे तो कई खुश थे कि संभाले नहीं संभल रहे थे। गादा रुखसत होते बहुत रोई थी, लेकिन जितना वो रोई थी उतना ही बादल शेर खान ने उसे अपनी बातों से हंसाया भी था और तंग भी किया था। इन दोनों को खुश देखकर साथ साथ बैठी पिस्ता खातून ने उनकी खुशियों को यूं ही बरकरार रखने की दुआ की थी। घर आते कुछ रस्मों के बाद ही उसे बादल और उसके मुश्तरका कमरे में पहुंचाया गया था और अब वो वहां बैठी बादल खान का इंतजार कर रही थी। आने वाले वक्त का सोचते कभी मुस्कुरा देती तो खुद से ही शर्मा कर नजरें झुका देती। वो बादल की खुद के लिए मोहब्बत से वाकिफ थी और अभी से नहीं, बहुत पहले से वाकिफ थी, लेकिन तब वो उसके लिए नामहरम था, इसलिए वो उसे हर कदम पर एहतियात बरतनी पड़ती थी। कई बार उसका दिल भी दुखा देती, ऐसा उसे लगता था, जबकि बादल उसे गुरेज समझता था। उसे परवाह थी उसकी इज्जत की, और क्यों ना परवाह होती, आखिर वो उसकी इज्जत थी जिसे देर सवेर उसके पास आना ही था। ये उसकी ही मोहब्बत की अता करदा हिम्मत और हौसला था कि वो ज़ावियार से ना सिर्फ बच गई बल्कि उसे ही उल्टा फंसा भी आई। दरवाजे के खोलने और बंद होने पे उसका झुका सर कुछ और झुक गया था। अस्सलाम वालेकुम सलाम करते वो उसके पास ही खड़ा उसे काफ़ी देर तक यूं ही तके गया था, जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा हो कि उसे उसकी मोहब्बत बगैर किसी इम्तिहान की इतनी आसानी से मुयस्सर आ गई थी। वालेकुम अस्सलाम सलाम का जवाब देते वो काफ़ी देर इंतज़ार में रही और जब वो कुछ ना बोला और ना ही बेड पर बैठा तो उसने पलकें उठाते उसकी तरफ देखा था, जो उसके यूं अपनी तरफ देखने के अमल से मुस्कुरा पड़ा था। बेगम उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते उसका इरादा था वो होना अपना हाथ अपनी खुशी से उसके हाथ में रखे, जिसे उसने बगैर किसी झिझक के थाम लिया था और उसके रूबरू आ गई थी। मैं अपनी ज़िंदगी की ये नई शुरुआत अल्लाह के हजूर सर झुकाकर उसका शुक्र अदा करके करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी इमामत में शुक्राने के नवाफिल अदा करके अपने रब का शुक्रिया अदा करना चाहोगी कि अल्लाह ने इतना मोहब्बत करने वाला हम सफ़र अता किया है। शुरू में खुशी से लबरेज आवाज़ आखिर में शरारती सी हो गई थी। उसके अल्फाज सुनते उसकी रूह तक में सुकून की लहर दौड़ गई थी और वो सही ही तो कह रहा था। बेशक अल्लाह ने उसके नसीब में बहुत ही खूबसूरत इखलाक वाला शौहर लिखा था, जो हर दिन एक नए अंदाज से उसके सामने आता था और उसे सही राह, सही मशवरा और उसके फैसला उसके साथ और गलत जगह उसकी रहनुमाई करता आया था, आगे भी करने वाला था। उसने आसूदगी से मुस्कुराते अपना हाथ उसके हाथ में दिया था और दोनों वजू बनाते अपने अल्लाह के हजूर सद्दा रेज थे। ये उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत थी। उसे अपनी फूलों की सेज इस वक्त कांटों से भरी महसूस हो रही थी, जो उसे रफ्ता रफ्ता तकलीफ से दो चार कर रहे थे और अब तो यही होना था। उसने यूं ही रफ्ता रफ्ता घुट घुट कर अपनी मोहब्बत पर मातम करते मर जाना था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आते सोफे पर पाँव पसार कर बैठ गया था। जब काफ़ी देर बाद भी उसे उसके वजूद में कोई हरकत महसूस ना हुई तो खुद ही उससे मुखातिब हुआ था। सीधी और साफ बात करने का आदी हूँ, इसलिए देखो, मैं कोई तमहीद बांधे बगैर तुम्हें बता दूं कि ये शादी मेरी रजामंदी से नहीं हुई है, लेकिन मैं फिर भी खामोश हूँ क्योंकि मुझे मेरी बेटी के लिए एक केयर टेकर की ज़रूरत थी, जो कि अब नहीं रही क्योंकि तुम जो आ गई हो। तो अब से तुम खुद को मेरी बीवी समझने के बजाय केयर टेकर ही समझना, क्योंकि मुझे बीवी की कोई ज़रूरत है ही नहीं। कोई उससे पूछता वो जिससे ये सब कह रहा है कि उसकी शादी में रजामंदी नहीं थी, तो क्या उसकी रजामंदी थी? क्या उसको पहले से ही पता था कि उसकी शादी एक बेहिस शख्स से होने वाली है और यहाँ भी वो खुद को ही गुनाहगार मान रही थी? क्या उसका दिल किसी की मोहब्बत से पाक था, जो उसे ये उम्मीद भी होती कि उसे भी चाहने वाला शौहर मिले? नहीं, उसका दिल नहीं था साफ, तभी उसे शौहर भी वही मिला जिसकी नज़र में उसकी कोई वक़्त नहीं थी, जो उसे पहली रात ही ये बावर करवा रहा था वो महज उसकी बच्ची की केयर टेकर है और कुछ नहीं। बहुत सारे आंसू उसकी बेबसी पर बाहर आने के लिए बेताब थे, जिन्हें उसने बहुत मुश्किल से जब्त किया था, क्योंकि अभी तो इम्तिहान शुरू हुए थे और वो हिम्मत नहीं हार सकती थी। उसने जो गुनाह किया, अगर उसका कफारा उसे इसी सूरत अदा करना था तो वो तैयार थी। उसकी तरफ कदम बढ़ाते उसने अपनी बात जारी रखी थी, लेकिन मैं इतना भी बेरहम नहीं हूँ कि अपनी नई नवेली दुल्हन को उसके हक से महरूम रखूँ। इसलिए मैं तुम्हारा हक ज़रूर अदा करूँगा, लेकिन उसे तुम कुछ और मत समझना, या यूँ कहो अपनी उजरत समझ लेना। हाँ, यही सही है। उसकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन उसके आखिरी के अल्फाज उसके किसी थप्पड़ की मानित अपने चेहरे पर लगते महसूस हुए थे। क्या वो इतनी बेमूल, उसकी ज़ात इतनी अराज़ा थी जो वो यूं उजरत की बात कर रहा था? उसका जब्त शायद यहीं तक था। आंखों से ना रुकने वाला स्याल जारी था। उसने लम्हे में अपने कांपते हाथों से अपना घूंघट उठाया था और अपने चश्मे के पीछे सुर्ख आंखें लिए उससे मुखातिब हुई थी। लहजे में चट्टान सी सख्ती थी। मिस्टर ज़ावियार शाह, मुझे आपकी उजरत में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो उसे आप अपने पास रखें। रही बात नूरे हबूर की, तो वो अब मेरी बेटी है और एक माँ कभी भी अपनी बेटी की परवरिश या देखभाल करने की उजरत नहीं लेती। बहुत अच्छा हुआ जो आपने मुझे मेरी औकात जो कि
आपकी नज़रों में है वो अभी से ही मुझ पर वाज़े कर दी, और अब तो मैं भूल कर भी आपसे किसी उम्मीद की तमन्ना नहीं करूंगी। और अगर आपको किसी डर या खौफ ना हो तो मेरी शक्ल ना देखने के लिए आप शौक से मुझे किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी का खौफ है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ भी रह सकती हूँ, इस शर्त पे कि मैं आपके किसी भी हुक्म की पाबंद नहीं होंगी। हाँ, हबूर का हर काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। अपनी सारी हिम्मत मुजतमा करते उसने इस पर यह वाज़े किया था कि ये शादी उसकी भी कोई पसंद की नहीं थी, लेकिन वो इस बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगी, बल्कि जो कुछ अभी उसने इसे इसकी औकात दिखाने के लिए कहा है उसके बाद तो वो उसके सामने आना भी पसंद ना करे। उसकी मर्जी है, चाहे तो कमरा अलग कर दे और चाहे तो अपनी माँ के गुस्से के डर से यहीं रहे, लेकिन फिर उसका इससे कोई वास्ता नहीं होगा। वो बस उसकी बेटी की वजह से यहाँ मौजूद होगी। बहुत जब से उसने उसकी सारी बातें सुनी थी और कहीं उसे अपनी उजरत वाली बात पर शर्मिंदगी भी हुई थी कि वो गलत बोल गया है, लेकिन जो उसे चाहिए था जब वो खुद ही वो करने के लिए तैयार थी तो उसके पास अब कोई जवाब नहीं था जिस पर वो उससे लड़ता। और ये बात भी सच ही थी, वो उसे दूसरे कमरे में नहीं रख सकता था, वरना मामा को सब पता चल जाना था। इसलिए उसे थोड़ी देर घूरने के बाद वो अलमारी से अपना नाइट ड्रेस लेते चेंज करने चला गया था। वापस आते अपनी जगह पर लेटते कंबल तान गया। वो भी शिकस्ता कदमों से अंदर की तरफ बढ़ी थी और अपने बैग में से आरामदेह सूट लेते तब्दील करते बाहर आई थी और खुद सोफे पर जाकर सो गई, जो कि उसके हिसाब से बिल्कुल सही था। वो आराम से वहां सो सकती थी। थोड़ी ही देर में नींद उस पर मेहरबान हुई थी। फिर तो यही सब चल पड़ा था। वो अपने काम से काम रखता, जबकि अनूद भी कुछ ना कहती, लेकिन एक बात जो वो नोट कर रहा था कि वो हबूर को लेकर उसे बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होने देती थी कि वो उस पर बोझ है या उसे ज़बरदस्ती ये सब करना पड़ रहा है, बल्कि वो बहुत खुश रहती जब तक वो उसके साथ होती थी। हबूर भी अब उससे मानूस हो चुकी थी। इंशरा जान तो अक्सर उसके सामने अनूद की तारीफ ही करती कि बहुत अच्छे से वो उसे संभाल भी रही, बल्कि माँ का प्यार भी दे रही है। उसके नखरे उठाना, उसे समझाना, हर लिहाज से वो बिल्कुल परफेक्ट साबित हुई थी। और उन्हें गादा पर फख्र था जिसने उनके बेटे की इस हरकत के बाद भी उनकी मदद की थी, और उसकी वजह से ही आज हबूर को उसकी माँ भी मिल गई थी। हाँ, उन्होंने उस दिन जावियार और गादा की बातें सुन ली थी, लेकिन वो खामोश थी क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका था जब गादा ने इनसे कहा था कि उसके पास हल है, और वो वाकई ये हल बहुत ही अच्छा साबित हुआ था। और इन्हें उम्मीद थी जल्दी इन दोनों में भी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और उसका अंदाज़ा इन्हें जावियार का अनूद की तरफ मुतवज्जो होने से पता चल चुका था। 1 साल बाद वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजर ही जाता है। इसी तरह सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहे थे, लेकिन इस 1 साल में जावियार को रह रहकर अपनी बातों पर पछतावा हुआ था जो उसने अनूद से की थी। उसको अपनी बेटी के साथ मुखलिस और मामा के साथ काम करते हंसी मजाक करते देख वो खुश होता था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो वाकई खुश होता था। अक्सर उसे कहीं ऐसी बातें बोल जाता था जिसका एहसास उसे तब तो ना होता, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एहसास जज्बात की शक्ल अख्तियार कर रहा था। वो अपनी कैफियत से अक्सर झंझला जाता, किसी पर भी गुस्सा निकाल लेता। जब उसे कुछ भी कहता तो वो बस खामोश रहती, या तो वो शुरू से ही खामोश थी या फिर उस रात के बाद उसने ये खामोशी का लिबादा ओढ़ लिया था। बस हूँ हाँ में जवाब देती या चुप रहती। उसे याद था आज वो शॉपिंग पर जाने वाली थी, लेकिन वो चाहकर भी उसके साथ ना जा सका क्योंकि आज वो वाकई कंपनी के साथ हुई नई डील में काम के सिलसिले में मसरूफ़ था। अब घर रवाना हुआ था जहाँ शाम होने को थी। हबूर को ड्राइवर ले आया था, लेकिन अनूद का कोई अता पता नहीं था। पहले ऐसा कभी ना हुआ था, इसलिए परेशानी बनती थी। वापसी पर गाड़ी में खराबी की वजह से उनको रुकना पड़ा था। तभी एक नकाबपोश ने ड्राइवर गाड़ी को चेक करने के लिए बाहर आया था और उसकी टांग पर गोली चला दी थी। मैडम को बहुत ढूंढा, जब ना मिली और बच्ची भी रोने लगी तो घर ले आया। हालत उसकी भी काफ़ी ख़राब थी, सो उसे अस्पताल भिजवाया गया। जावियार के तो पसीने छूट चुके थे, बिजनेस में कई उसके दुश्मन थे, तो क्या किसी ने ये सब उसे ब्लैकमेल करने? नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। वो फौरन घर से निकला था। जब तक वो उसके सामने उसके पास थी उसे एहसास नहीं हुआ अपने जज्बात का, और अब जब वो यूं गायब हुई थी तो आगे का सोचकर उसकी रूह कांप रही थी। उसे मालूम हो गया था उसे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उसका एहसास यूं होगा ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या वो खुद को माफ़ कर पाएगा या उसके बगैर जी सकेगा? उसका जवाब उसके पास एक ही था, नहीं, कभी नहीं। सर में शदीद दर्द के बायस उसकी आंख खुली थी। सर को दोनों हाथों में थामते बेख्तियार मुंह से सिसकी निकली थी, लेकिन हिम्मत करते वो जैसे ही बेड से टेक लगाकर बैठी, अचानक से जहन में झमाका हुआ था। वो अपनी 2 साल की बेटी के साथ मार्केट आई थी। वापसी पर गाड़ी में खराबी की वजह से उनको रुकना पड़ा था। तभी एक नकाबपोश ने ड्राइवर जो कि गाड़ी को चेक करने के लिए बाहर आया था उसकी टांग पर गोली चला दी थी। दूसरी साइड पर आते गाड़ी को खोलने की कोशिश की थी। गाड़ी लॉक थी, इसलिए उसने शीशे पर फायर करते अपने पिस्तौल का रुख मेरी बेटी की तरफ किया। जल्दी से बाहर निकल वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा। धमकी सुनते
जिस्म में करंट सा दौड़ गया। उसे अपने सीने से लगाते अपनी आगोश में छुपा लिया। जब उसने दूसरा शीशा भी तोड़ते मेरे सर पर वार किया, उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। जैसे जैसे सब याद आया। अपनी बेटी को आसपास ना पाते जिस्म से रूह परवास करने के दर पे थी। अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो। नहीं नहीं, खोलो दरवाज़ा खोलो प्लीज़, मुझे जाने दो। मेरी बेटी वापस कर दो मुझे प्लीज़, दरवाज़ा खोलो। आंसू लगातार आंखों से बह रहे थे। मुझे जाने दो प्लीज़, खुदा का वास्ता है, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। मेरी बच्ची मुझे दे दो, खुदा का वास्ता है, खोलो दरवाज़ा। दरवाज़ा बजाते हाथों में दर्द होने लगा था। जब 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुला था और अंदर आने वाली शख्सियत को देखते आंखों पर यकीन ना आया था। तुम गलीज़ इंसान, कहाँ है मेरी बेटी, बताओ मुझे। उसका गिरेबान पकड़ते उसे झंझोड़ कर सवाल किया, कहाँ है मेरी बेटी? वो वाह, इतना प्यार कि 1 घंटा सब्र नहीं हुआ होश में आते। तुम्हें 5 मिनट हुए हैं और इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर ली, तो मेरी तकलीफ का क्या? हाँ, जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, उसका क्या है? कोई हिसाब तुम्हारे पास नहीं है ना? अपने बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ते वो कोई पागल ही लगा था। बताओ बताओ मुझे, तुम जानती थी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जानती थी ना? फिर क्यों किया ये सब? एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल आया? कैसे आता? मैं गरीब जो ठहरा। और वो रईस ज़्यादा खुद ही सवाल पूछते, वो खुद ही जवाब देते। कहका लगाते सुर्ख आंखों से उसे घूरने लगा। छोड़ो सब बातों को, छोड़ो। तुम माफ़ी मांगो, मैं माफ़ कर दूंगा, फिर हम शादी करेंगे, ठीक है ना? बस मैं और तुम और मैं, हमारे दरमियान और कोई नहीं होगा, ठीक है ना? देखो मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं, मेरी मोहब्बत सच्ची है, तुम जानती हो तुम। प्लीज़ रहम करो मुझ पर। रोते हुए उसके कदमों में गिर पड़ा था। प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे पता है तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, मैं ईमान लाती हूँ तुम्हारी मोहब्बत पर, लेकिन तुम जानते हो वो मजबूरी थी। मैं नहीं कर सकती तुम्हारे लिए कुछ भी। भूल जाओ सब, मैं भूल गई हूँ। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, तुम अपना ज़र्फ बड़ा करो और भूल जाओ मुझे। मैं अब किसी और की अमानत हूँ, मैं नहीं कर सकती, मेरी बच्ची है, मैं नहीं कर सकती, माफ़ कर दो मुझे। जाने दो, मेरी बच्ची रो रही होगी। नहीं रो रही होगी, वो अपने बाप के पास है और तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ नहीं देखूंगा। क्या सही है क्या गलत मुझे कुछ नहीं पता। तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? सुर्ख आंखों से धार दे वो उसकी सांसें खुश्क कर गया था। जहाँ उसे सुकून हुआ था उसकी बेटी महफूज है, वहीं अब उसे अपनी और अपने शौहर की अमानत का ख्याल आया था। वो भी तो अमानत थी अपने शौहर की। अगर आज कुछ गलत, नहीं नहीं, देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, मत करो ऐसा। तुम ऐसे तो नहीं थे कभी, तुम औरत की इज्जत करने वाले थे ना, तो अब भी तो हो ना तुम वही। तुम मेरे साथ कुछ गलत कैसे कर सकते हो? मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज़ मुझे जाने दो। जाने दूँ? मैं जाने दूँ? नहीं होने वाली बेगम, ऐसा अब मुमकिन नहीं। तुम मेरे सामने हो, करीब हो, तो मैं पागल तो नहीं हूँ जो तुम्हें जाने दूँ। और तुमने सुना होगा प्यार और जंग में सब जायज़ है। अगर मुझे तुम्हें पाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, है ना? और तुम प्लीज़ रोना बंद करो, मुझे तकलीफ हो रही है। देखो अब जो होगा इसके बाद हम एक होंगे। अगवाशुदा लड़की से कौन शादी करता है भला? और लड़की जब शादीशुदा हो तो यकीन भी कोई नहीं करता। तुम्हारा वो शौहर भी नहीं रखेगा, तुम्हें तलाक दे देगा, फिर तो तुम्हें मेरा ही होना है ना? देखो मैं गरीब था लेकिन अब नहीं हूँ। अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है, किस लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें सारी सहूलियात मुहैया कर सकूँ। तो देखो सब है मेरे पास, पैसा, दौलत, शोहरत भी। बकवास बंद करो अपनी। तुम जानते हो मुझे दौलत से कोई सरोकार नहीं। तुम जानते हो मैं मजबूर थी, लेकिन अब मैं मजबूर नहीं हूँ। अब मैं पसंद करती हूँ उसे। वो मेरा शौहर है, हमारी एक बच्ची है। तुम्हें खुदा का वास्ता है जाने दो मुझे। तुम झूठ कह रही हो ना? तुम्हें नहीं है उससे मोहब्बत, नहीं है ना मोहब्बत उससे? सवाल पूछते वो कोई पागल नफसियाती ही लग रहा था, लेकिन इस वक्त वो इसे कोई भी उम्मीद की किरण नहीं थमाना चाहती थी। ये सच था कि वो अमानत है किसी की, बीवी है वो उसकी, उसकी एक प्यारी सी बेटी है। तो वो क्यों भला उम्मीद का कोई सिरा उसके हाथ पकड़ाती? बेहतर था एक बार में ही उसे हकीकत का आईना दिखा दे। तुम पागल हो चुके हो, आंखें खोलो और सच्चाई को मानने की ताकत जुटाओ। मैं अब तुम्हारी दस्तरस में नहीं हूँ, किसी और की हूँ। गलत गलत कह रही हो तुम। मेरे पास, मेरे सामने तो तुम हो, मेरी दस्तरस में हुई ना? अच्छा है जो बता दिया तुमने, अब मुझे आसानी रहेगी, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम जरूर बनाऊंगा। उसकी तरफ बढ़ते एक जोर का थप्पड़ उसके दाएं रुखसार पर मारा कि वो बेड की पांति से जा टकराई थी। सर में शदीद दर्द की लहरें उठी थीं। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, जब अगले ही लम्हे उसने उसे बाजू से पकड़कर उठाया था। क्या? हाँ, क्या सोचकर तुमने उससे मोहब्बत की? क्या सोचकर बताओ मुझे? तुम्हें लगा तुम मुझसे ये सब कहोगी तो तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो कोई रुकावट भी नहीं आएगी बीच में। पहले जो थोड़ा तुम्हारा एहसास था ना, अब वो भी नहीं। अब देखो मैं करता क्या हूँ तुम्हारे साथ। एक ही झटके में उसके बेड पर धकेलते वो सुर्ख आंखों से घूरते उसे देख रहा था, जो अब रोते और माफ़ी के लिए गिड़गिड़ाते बेड की दूसरी साइड से जल्दी से नीचे उतरी थी और दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। इससे पहले वो बाहर जाती उसने उसे बाजू से पकड़ते पीछे की तरफ धक्का दिया था। एक बार फिर वो जमीन बोस हुई थी। बिखरे बाल दुपट्टा खींचा तानी में
जमीन पर एक तरफ पड़ा हुआ था, जिसे उसने रोने की शिद्दत से सुर्ख सूजी हुई आंखों में खौफ लिए रोते हुए अपने आप को इस दुपट्टे से छुपाने की कोशिश की थी। उसकी हालत काबिले रहम थी। एक लम्हे के लिए उसे तरस आया था, लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए। उसके बाद उसने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे। इससे पहले वो उसे मजीद दस्तबरदारी करता। एक झटके से दरवाजा खुला था और आने वाली हस्ती को देख वो दौड़ते उस तक गई थी। उसके पीछे छुपते सामने की तरफ इशारा करती फूट फूट कर रोई थी। जावियार जो मौका वारदात पर आया था, उसके साथ पुलिस भी थी। वो आगे उसकी ही तलाश में था जब थोड़ी दूर उसे एक वीराने पर मौजूद छोटे से मकान से चिल्लाने की आवाज़ आई थी। और ये आवाज़ वो कैसे ना पहचानता। वो तीर की तेज़ी से आगे बढ़ा था जब आगे का मंजर उसके गुस्से और गैज़ो गज़ब को हवा दे गया था। उसने नीचे से दुपट्टा उसे उड़ाया था और दरवाज़ा बंद करते वो उस पर टूट पड़ा था। मजबूरन पुलिस को दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना पड़ा था और उसे इससे अलग करना पड़ा था। तब कहीं जाकर वो उससे दूर हुआ था, लेकिन अब भी बस नहीं था कि उसका कत्ल कर देता। पुलिस उसे लेकर जा चुकी थी। मान उसकी सिसकी की आवाज़ सुनी थी और मुड़ा था उसकी तरफ। उसे खुद से लगाते अपने होने का यकीन और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था। दोनों खामोश थे, बस अपनी धड़कनों को महसूस कर रहे थे। जब वो बोलना शुरू हुई थी, जब वो 15 साल की थी, तब स्कूल जाते एक दिन उसकी बदकिस्मती थी कि उसकी टक्कर आशीष से हुई थी, जो कि अक्सर वहाँ आते जाते लड़के लड़कियों को तंग करता था। लेकिन उसका कहना था उसे पहली नज़र की मोहब्बत हो गई है। लेकिन अनूद को तो अपना कज़न बादिल पसंद था। वो मदद जो इतनी करता था उसकी, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए वो बदल गया। उसका कहना था मुझे अपने हक में बोलना और लड़ना आना चाहिए। मैं क्यों बुज़दिल बनकर रहती हूँ, इसलिए वो दूर हो गया। लेकिन आशिर ने पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन तंग आकर मैंने उसे गरीबी का ताना दिया कि तुम्हारे पास है क्या जो तुम प्यार करने चले। वो सब मैंने उसे खुद से दूर और पीछा छुड़वाने के लिए कहा था, और फिर वो कहीं नजर नहीं आया। मैं पुरसुकून हो गई थी। मुझे नहीं पता था वो यूं वापस आ जाएगा। अब प्लीज़ मुझे गलत ना समझे आप, मैं बुरी नहीं हूँ। वो उससे अलग होते उसे सफाई दे रही थी। वो जितना भी इनकार करती, लेकिन महरम होते हुए एक कमरे में रहते, वो उसे जान गई थी। वो बहुत हसास था। बस अपने बाबा के बाद खुद पर एक खोल चढ़ा लिया था। अगर ना करता तो आज वो उससे उसकी माँ के अकेले कहीं पड़े होते। कौन मदद करता मुश्किल वक्त में? कोई नहीं करता। उसकी भी मदद नहीं की गई थी, इसलिए वो ऐसा हो गया था। उसने खुद अपनी मदद की, और आज जो भी था अपनी माँ की दुआ और अपनी मेहनत के बल पर था। उसे इंशरा जान ने भी बताया था, और ख़ुद भी वो हर बात महसूस करती थी, इसलिए तो उसकी बातों का बुरा नहीं मनाती थी और ना आगे से कुछ बोलकर उसे मजीद गुस्सा करने का मौका देती थी। तुम्हें मुझे कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी अनूद कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। वो तो भूली है, और बल्कि आज मैं तुमसे माजी में की गई हर गलती की माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। तुम इस सलूक की हकदार नहीं थी जो मैंने तुमसे रवा रखा। तुम तो मोहब्बत के लायक हो। और आज जावियार हारिब शाह ये एतराफ़ करता है कि उसे अपनी बीवी, अपनी ज़िंदगी, उसकी प्यारी सी बेटी की माँ और अपनी सास की चहेती बहू और मेरे दिल में धड़कन बनकर रक्स करती अनूद जावियार शाह से मुझे बेइंतहा और बेपनाह मोहब्बत है। उसने अपनी लरजती पलकों को साया फगन करते मुस्कुराकर अपनी मोहब्बत का अनोखा इजहार किया था, जिसे देखते जावियार खुशी से सरशार हुआ था। अनूद अपने इम्तिहान में पास हो गई थी। वक्त कड़ा था, लेकिन गुजर चुका था। जावियार को भी अपनी बेटी की माँ से मोहब्बत हो गई थी। जिस मोहब्बत के नाम पर उसे वहशत होती थी, आज वही उसे चारों ओर रक्स करती नजर आ रही थी।